Hello everyone. So you are most welcome to our channel. In this video, we are going to study about chapter number 1 of History Class 12th. So ये चैप्टर एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी और बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी। देखो, तो इस चैप्टर को ना मैं चाहता तो आपको नॉर्मली नोट के थ्रू पढ़ा सकता था। लाइक एक नोट बनाकर एक शॉर्ट नोट आराम से आपको सारी चीज़ें डिटेल में करा देता मैं। लेकिन मुझे लगा कि नहीं यार, वो एक अच्छा पर्सपेक्टिव नहीं होगा। मतलब आपको चीज़ें तो समझ आएँगी पर याद नहीं रहेंगी और आपके लिए ये चीज़ें याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर चीज़ें याद रखना ज़रूरी है तो उसके लिए पता होना चाहिए कि वो चीज़ें हमें कहाँ मिलेंगी और कैसे मिलेंगी। ठीक है ना? नोट्स में क्या होता है ना कि वो एक पार्टिकुलर पर्सन यानी कि वो मेरा पर्सपेक्टिव होता है, मैंने अपने हिसाब से बनाया उसको। तो आप इसको एक बार पढ़ो और अपना नोट खुद से बनाओ या फिर इसी इसी में याद कर लो आप कि ये टॉपिक यहाँ पे था, यहाँ पे लिखा गया था ये नाम और ये मुझे याद होना चाहिए। तो इसलिए मैंने इसको बनाया है इस पर्सपेक्टिव से मतलब ऐसा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट चैप्टर का नाम है ब्रिक, बेड्स एंड बोन्स और द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो आप में ये बात तो आया होगा कि आखिर इसका नाम ये ब्रिक, बेड्स एंड बोन्स क्यों पड़ा? जबकि क्लियरली हो सकता था इसका नाम द हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखो मेन रीज़न क्या है ना कि ब्रिक्स जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है और कह सकते हो कि एक ऐसा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है जिससे हम लोग बिल्डिंग्स को बनाते हैं। और बेड का बात करें तो बेड से हम लोग गार्लैंड हो गया, ऑर्नामेंट्स वगैरह हो गया वो बनाते हैं। और बोन्स वगैरह से क्या बनता है? ह्यूमन एंड एनिमल। मतलब आप अगर आर्कियोलॉजिकल टर्म्स में बात करो तो ब्रिक्स के थ्रू पता लगा सकते हो कि ये कैसा बिल्डिंग था, क्या नहीं था। बिड्स के थ्रू पता लगा सकते हैं आप कि कौन से गार्लैंड्स होते थे, कैसे ऑर्नामेंट्स होते थे जिसको लोग पहनते थे उस समय में। और बोन्स के थ्रू पता लगा सकते हैं हम लोग कि एनिमल्स और ह्यूमन जो थे या फिर बर्ड्स वगैरह थे वो किस टाइप के थे और कितने साल पुराने थे या कब के थे। तो एक्चुअली ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है जो हमें बताता है किसके बारे में? आर्टिफैक्ट्स वगैरह के बारे में, उस समय के लोगों के बारे में, उस समय की चीज़ों के बारे में। इसलिए इसका जो है ना वो नाम रखा गया है ब्रिक्स, बिड्स एंड बोन्स। अब देखो, जो फर्स्ट टॉपिक इस पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, वो है एक्चुअली सील्स के बारे में। तो सील क्या होता है? सील बहुत ही सिंपल टर्म में समझोगे तो आप एक नॉर्मल सा मुहर होता है। मुहर जो पार्टिकुलर प्लेस या पार्टिकुलर किंग या पार्टिकुलर क्वीन बनाते हैं अपना सामान को प्रोटेक्टेड रखने के लिए और ताकि उसको आइडेंटिफाई किया जा सके कि वो सामान एक पार्टिकुलर किंग के द्वारा भेजा गया है। तो ये मेन काम होता है सील का, जो आप लोग जानते हो। जैसे इंडिया का जो सील होता है मेनली क्या होता है? इंडिया का एम्ब्लेम होता है जो कि 4 लायन वाला जो होता है एम्ब्लेम वो होता है। 4 लायन का जो फेस वाला होता है एम्ब्लेम वो इंडिया का मेनली एम्ब्लेम है, नेशनल एम्ब्लेम है। तो वही इंडिया का कह सकते हो कि से सील हो सकता है। अब देखो, यहाँ पे सील का कुछ फीचर लिखा गया है। सील बना होता था किस चीज़ से? स्टीरियोटाइप मटेरियल से। उस पे क्या बने होते थे? या एनिमल मोटिफ या फिर साइन यानी कि कोई एक स्क्रिप्ट। इस फिगर में आप अगर देखोगे तो एक बना हुआ है एनिमल जो कि एक वन हॉर्न क्या है यहाँ पे? इसको बोलते हैं यूनिकॉर्न। सो ये यूनिकॉर्न बना हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। तो आप कह सकते हो कि ये टोटली जो है ये सील जो है उसका दो ही मेन चीज़ होता है जो उसमें बना होता है। एक कोई भी मोटिफ। अब यहाँ पे बना हुआ है एनिमल, सॉरी हाँ, तो यहाँ पे बना बना हो सकता है कोई एक ह्यूमन बना हो सकता है यहाँ पे और यहाँ पे कोई और प्लांट का एक फिगर बना हो सकता है। तो एक फिगरिन और एक स्क्रिप्ट ये दोनों हमेशा रहेंगे एक सील के ऊपर जो कि हड़प्पन सील होंगे उसके ऊपर। ठीक है। अब यहाँ पे बोलता है कि जो इसमें स्क्रिप्ट लिखा गया है वो अभी तक डेसिफर नहीं किया गया है, मतलब उसके बारे में पता नहीं चल पाया है। उसको लोग अभी तक पढ़ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या लिखा गया है, इसलिए वो अनडेसिफर्ड है अभी तक। फिर बोलते हैं कि हमें इस स्क्रिप्ट के बारे में पता नहीं है, फिर भी हम बहुत सारी चीज़ें हैं वो जानते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। कैसे? बिकॉज ऑफ हाउसेस, पॉट्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स एंड सील्स। तो ये बात क्लियर है कि अगर हमें भले स्क्रिप्ट ना मिले तो बहुत सारे ऐसे आर्टिफैक्ट्स हैं जिसके थ्रू हम लोग समझ सकते हैं इस सिविलाइजेशन के बारे में। अगर नेक्स्ट टर्म का बात करें, नेक्स्ट टॉपिक का, तो वो टर्मिनोलॉजीज, प्लेसेस एंड टाइम के बारे में। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको हम लोग बोलते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन। अच्छा, अब आप पूछोगे कि इसका नाम ये क्यों पड़ा? देखो, ये बात पहले से आपको पता होगा लेकिन मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। जिसको नहीं पता होगा वो समझ लेगा। देखो, सिविलाइजेशन क्या होता है? सिविलाइजेशन होता है एक ऐसा जगह जहाँ पे ह्यूमन रहा करते थे। मेनली इसी को बोलते हैं सिविलाइजेशन।
एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा जगह जहाँ पे ह्यूमन रहा करते थे बहुत पहले या फिर अभी भी रहते हैं, ठीक है? वहाँ का जो है वो चीज़ें बहुत अजीब होंगी, मतलब डिफरेंट होगी, जो अजीब मैं बोल रहा हूँ। लाइक वहाँ का पॉटरी हो गया, वहाँ का एनिमल्स हो गए, उस समय का जो ह्यूमन हो गए, उस समय का जो टूल्स वगैरह हो गया, ऑर्नामेंट्स वगैरह हो गया, सब अलग होंगे अब अभी के टाइम से। इसलिए उसको एक पार्टिकुलर बोला गया सिविलाइजेशन, एक ऐसा जगह जहाँ पे लोग रहा करते थे नॉर्मली, ठीक है? अब बात आता है इसका नाम रखा गया हड़प्पन, क्यों रखा गया इसका नाम? देखो, हड़प्पा एक शहर है, ठीक है ना? और हड़प्पा जो है वो पहला साइट था जिसको दयाराम साहनी ने फाउंड किया था। तो इस पहले साइट के ऊपर ही पूरा सिविलाइजेशन का नाम रख दिया गया, सिंपल सी बात है। और इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए पड़ा क्योंकि ये इंडस रिवर के आसपास बसा हुआ था, ठीक है? यहाँ इंडस रिवर पार हो रहा है, इसके आसपास ही जो है वो पूरा का पूरा सिविलाइजेशन बसा हुआ था, इसलिए इसका नाम रखा गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है या फिर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसको हम लोग आईवीसी बोल देते हैं मेनली। तो जो आईवीसी है वो 3 फेज़ में बाँटा हुआ है। 3 फेज़ में क्यों? क्योंकि देखो, जो इसका अर्ली फेज़ था ना, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब रूरल था, जहाँ पे कुछ था नहीं ख़ास, नॉर्मल सब चीज़ें थी, रूरल टाइप की चीज़ें थी। मैच्योर वाला अर्बन हो गया, ठीक है? और जो लेट वाला है, वो भी फिर से रूरल हो गया। तो इसलिए जो है ना, मतलब हमेशा जो है ना सिविलाइजेशन की सेटिंग चेंज होती गई, कभी रूरल फिर अर्बन फिर रूरल। इसलिए हमने इसे 3 भाग में बाँट दिया, इसको अच्छे से समझने के लिए। देखो, जो अर्ली हड़प्पन फेज़ था वो आपका फॉर्मेटिव था, मतलब चीज़ें उस समय फॉर्म होना शुरू हुई थी, मतलब अर्ली फेज़ था ये, आप ऐसा समझ लो। दूसरा आपका जो मैच्योर हड़प्पन था, वो काफ़ी ज़्यादा अर्बन फेज़ था, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरस था। अर्बन भी था और प्रॉस्पेरस भी था, सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट जो आपका जो लेट हड़प्पन फेज़ है, उसको कह सकते हो आप कि ये डिकेडेंट फेज़ है। डिकेडेंट का मतलब वो खत्म होता हुआ फेज़ है, मतलब सिविलाइजेशन जो है अपने एंड की ओर जा रहा है, डिके की ओर जा रहा है। तो अब इन तीनों का जो है टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा एज अ होल बात करें तो होल का आपका कितना टाइमलाइन है? 6000 बीसी से लेकर 1300 बीसी तक। सोचो, 6000 बीसी से लेकर 1300 बीसी तक पूरा सिविलाइजेशन है ये। लेकिन जो मेन हड़प्पा है, और जहाँ पे हड़प्पा सिटी था, जहाँ पे मोहनजोदारो सिटी था, वो आपका मैच्योर हड़प्पा पीरियड है। वो आपका 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक है। ध्यान से समझ लो। हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो इसी को पढ़ने जा रहे हैं, 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक। क्योंकि अर्ली से हमको उतना मतलब नहीं, क्योंकि उसमें कुछ नया चीज़ मिला नहीं था हमें, और लेट में भी हमें कुछ नया चीज़ नहीं मिला। सब चीज़ जो है वो फिर से रूरल हो गया, यहाँ पे भी सब कुछ रूरल हो गया। लेकिन जो ये मैच्योर वाला फेज़ था ना, वो काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी बेहतरीन था। पूरा सब कुछ एकदम प्रॉस्पेरस था और अर्बन टाइप का पूरा बना हुआ था। तो इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है मैच्योर हड़प्पन को पढ़ना, ना कि अर्ली को और लेट को। हाँ, अर्ली और लेट के बारे में थोड़े बहुत चीज़ें हमें जानना ज़रूरी होगा, बट नॉट दैट मच इन डिटेल। अब अगर इसमें हम लोग देखें कि यहाँ पे बताया गया है कि पॉटरी वगैरह जो हैं, ब्रिक्स वगैरह जो हैं, सील वगैरह जो है, वेट वगैरह है, बीड्स है, कॉपर एंड ब्रोंज का जो स्टैच्यू वगैरह या फिर आर्टिकल्स वगैरह जो हैं, उस समय में वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टिंक्टिव थे और वो इस रीजन में पाए गए थे। और इन्हीं के थ्रू जो है वो हम लोग पूरे हड़प्पन पीरियड को समझने वाले हैं कि उस समय क्या था, लोगों का क्या था, सोसाइटी कैसा था, पॉलिटी कैसा था, सब कुछ समझेंगे इन्हीं सब आर्टिफैक्ट्स के थ्रू, इन्हीं सब आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के थ्रू। और इसमें एक और बात आता है कि इसका एक्सटेंट क्या था, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था ये? तो अफ़गानिस्तान से लेके ऊपर नॉर्थ में, नीचे में महाराष्ट्र तक फैला हुआ था ये। कौन? मैच्योर हड़प्पन का बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जिसको बोलते हैं हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अफ़गानिस्तान से लेके कहाँ तक था? महाराष्ट्र तक। और अगर बात करें नॉर्थ एंड सॉरी ईस्ट और वेस्ट का, तो इधर इधर आप ले लो सुख्तगेंदुर, और इधर इधर आप ले लो कहाँ? वेस्टर्न यूपी तक। इधर आपका समझो कि पाकिस्तान है, मतलब मोस्ट वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान से लेकर वेस्टर्न यूपी तक। तो इसका बहुत ही लंबा चौड़ा एक बाउंड्री था इस पूरे सिविलाइजेशन का। यहाँ से आप ये समझ सकते हो। अब देखो, यहाँ पे इसका एक मैप दिया गया है जिसमें कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सिटीज़ वगैरह हैं। लाइक यहाँ पे आप मांडा देख लो, मांडा जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। सुख्तगेंदुर कहाँ पे है? पाकिस्तान के सबसे वेस्टर्न बाउंड्री है। और यहाँ पे देखो जो महाराष्ट्र और गुजरात रीजन में है, रंगपुर हो गया, लोथल हो गया, नागेश्वर हो गया, ये सब रीजन जो है ना, वो पूरा का पूरा जो है वो यहाँ पे हमारा उस समय आईवीसी था। लेकिन अब इसमें भी अगर आप देखोगे ना, तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। लाइक आप देखोगे हड़प्पा सिटी, जो बसा है किसके किनारे? रावी रिवर के किनारे। यहाँ पे देखो रावी रिवर यहाँ पे बसा हुआ है, मतलब रावी रिवर यहाँ पे है।
फिर देखोगे आप तो इंडस रिवर के पास मोहनजोदाड़ो है, ठीक है? अमरी है, फिर बालाकोट है, फिर देखोगे आप तो धोलावीरा है, ये सब फेमस है। नागेश्वर है, लोथल है, फिर आपका और देखोगे इसमें तो राखीगढ़ी है, बनावली है, कालीबंगन है, गनेरी वाला है, चान्हू दारो है। तो अगर आप चीज़ों को समझोगे ना, तो आप पहले समझ लेना कि अब जो है वो इंडिया पाकिस्तान बढ़ चुका है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आपको याद करना ज़रूरी होगा कि कौन इंडिया में है और कौन इंडिया से बाहर है, ठीक है? अब अगर आप कोई पूछ देगा कि बनावली कहाँ पे है, तो समझना आपको याद रखना पड़ेगा बनावली जो है वो इंडिया में है, हरियाणा रीजन में है। राखीगढ़ी कहाँ पे है? इंडिया में, हरियाणा में है। कालीबंगन कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। लोथल गुजरात में है। अगर पूछ दिए कि मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। सुख्तगेंदुर कहाँ पे है? तो बोलोगे पाकिस्तान में है, ठीक है ना? इस तरह से आपको सारे सिटीज़ के बारे में अच्छे से याद रखना पड़ेगा, सारे साइट्स के बारे में। अब इसको पढ़ने के लिए ना आपको मैं एक नोट दे दूँगा, जिसमें कि इस साइट पे क्या पाया गया और क्यों पाया गया और इसका क्या फीचर्स है, वो आपको याद करना ज़रूरी होगा और कौन-सा रिवर के किनारे बसा हुआ है वो शहर, ठीक है ना? वो एग्ज़ाम में पूछ लेता है, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब इससे हम लोग अगर आगे जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे नॉर्मली एक आप देख लोगे, तो ये बॉक्स बनाया गया है जिसमें लिखा गया है कुछ टर्म और उसके definition like BP before present, BCE before common era, CE common era, C dot मतलब सिर का अप्रोक्सीमेट इसका मतलब होता है। ये टर्म आप याद कर लेना, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है पर याद कर लो, मे बी कहीं कहीं ना कहीं पूछ ले तो। और ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ये कॉमन एरा हो गया, उससे पहले बोलते हैं BCE बिफोर क्राइस्ट एरा और बिफोर कॉमन एरा, उसके बाद को बोलते हैं हम लोग कॉमन एरा, मतलब उसके बाद वाले को बोलते हैं आफ्टर क्राइस्ट और कॉमन एरा या फिर एनो डोमिनी, और ये वन है, वन वन एडी कह सकते हो आप इसको, या फिर वन एसी कह सकते हो, जो कह लो। उसके पहले वाला बीसी, उससे बाद वाला एडी या फिर एसी या फिर सी। तो ये सिंपल सा चीज़ है समझने के लिए। अब देखो हम स्टार्ट करते हैं बिगनिंग, जो फर्स्ट टॉपिक हमारा है इस चैप्टर का बुक के लिए। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं एक्चुअली अर्ली हड़प्पन फेज के बारे में। क्या है? तो अर्ली हड़प्पन फेज जो था वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल था, छोटा था, ठीक है? और जो उसके जो बिल्डिंग्स वगैरह थे वो काफ़ी छोटे थे, मतलब लार्ज बिल्डिंग्स वगैरह नहीं था। और क्या है, इसके भी उस समय का डिस्टिंक्टिव पॉटरी वगैरह था, डिस्टिंक्टिव एग्रीकल्चर था, पास्चरलिज्म था और क्राफ्ट था। ऑब्वियस सी बात है, हर एक सिविलाइजेशन का अपना अपना एक डिस्टिंक्टिव फीचर होता है, पर ये सब हमें इंडिकेट करते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा रूरल था, अर्बन नहीं था, क्योंकि बिल्डिंग छोटे थे, सेटलमेंट छोटा था, तो ऑब्वियस सी बात है वो एक प्रकार से रूरल फेज ही रहा होगा। लेकिन अगर हम बात करें मैच्योर हड़प्पन फेज का, जो कि आपका 2600 बीसी में आया, वो था आपका अर्बन फेज, और उसको बोलते हैं लोग मैच्योर हड़प्पन फेज। सिंपल सी बात है। यहाँ पे दिया गया है हड़प्पन सेटलमेंट के बारे में। देखो यहाँ पे कह रहा है कि हड़प्पन सेटलमेंट में मोर देन 2000 साइट्स थे। सोचो कितना बड़ा ये एक साइट रहा होगा, कितना बड़ा एक मतलब सिविलाइजेशन रहा होगा। और बोला गया है कि पूरा सिविलाइजेशन जो है वो दो नदी किनारे बसा हुआ था, पहला इंडस रिवर, दूसरा सरस्वती रिवर। दोनों रिवर इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। और इसमें आप और बताया गया है कि जो 2/3 जो सेटलमेंट था वो सिर्फ और सिर्फ सरस्वती रिवर के बेसिन में बसा हुआ था, और 1/3 जो था वो किसके लिए था? इंडस के पास बसा हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर और बात करें तो 5 इंपॉर्टेंट सिटीज़ थे, लाइक राखीगढ़ी, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा, हड़प्पा और गनेरीवाला। अब देखो ये पांचों सिटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मेजर सिटीज़ थे और ये फेमस सिटीज़ थे हड़प्पन सिविलाइजेशन का। और इनमें आपको याद रखना है कि कौन सा सिटी जो है वो कहाँ पे था। लाइक अगर बात करें राखीगढ़ी का, तो ये आपका हरियाणा में था, मतलब इंडिया में था। मोहनजोदारो जो था वो पाकिस्तान में था। धोलावीरा गुजरात में था। गनेरी वाला पाकिस्तान में था। और हड़प्पा तो पाकिस्तान में था ही। तो समझ लो सिर्फ और सिर्फ इसमें राखीगढ़ी और धोलावीरा जो था वो इंडिया में था, बाकी सब के सब जो थे वो पाकिस्तान में थे, इन पांचों में से। मैंने यहाँ पे नीचे में लिख दिया है इनके बारे में, देख लेना कि कौन कहाँ पे है। तो ये आपको याद रखना जरूरी है कि कौन सिटी कहाँ पे है, इंडिया में है तो कहाँ पे है और पाकिस्तान में है तो किधर है। अब देखो हम लोग बात बात करते हैं सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज के बारे में। सबसिस्टेंस का मतलब ये होता है खुद के लिए इतना प्रोड्यूस करो जो खुद के लिए अच्छा हो, खुद के फैमिली के लिए अच्छा हो, या फिर अपने आप को अपना जीवन व्यतीत करने के लिए। तो क्या था स्ट्रेटजी अपना जीवन व्यतीत करने के लिए हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों का? यहाँ पे बात करें हम लोग डायट्री पैटर्न के बारे में। उनका डायट्री पैटर्न क्या था?
तो वो लोग फ़ीस खाते थे। ऑब्वियस सी बात है, बगल में आपका कौन-सा रिवर है? इंडस रिवर है और सरस्वती रिवर है। तो आप जाओगे, मच्छी मारोगे और चुपचाप खा लोगे। फिर कहता है ग्रेन था वहाँ पे। अब ग्रेन में क्या-क्या थे? ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए है। एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि ये ग्रेन पाए गए थे उस समय, इसमें से कौन गलत है? तो उसमें व्हीट था, बार्ले था, लेंटिल था यानी दलिया वगैरह भी था, चिकपी, ये भी चिकपी का भी दाल था यानी चना वगैरह भी था, सीसम था, सीसम किसके लिए था? तेल वगैरह के लिए। फिर मिलेट्स भी था उस समय में, कहाँ पे? गुजरात वगैरह के रीजन में। और क्या था? राइस भी था, लेकिन ये थोड़ा रेयर था राइस उस समय। तो यहाँ से आप समझ लो कि ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्रेन्स थे जो पाए जाते थे। अब इसी में पूछ लेगा कि राइस इज फाउंड इन अ ह्यूज क्वांटिटी और मेजर क्वांटिटी, तो गलत हो जाएगा। फिर ये बोल देगा कि राइस इज अ वेरी कॉमन, कॉमन क्या, कॉमन ग्रेन इन हड़प्पा, तो भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये रेयर था। ठीक है ना? व्हीट बार्ली वगैरह कॉमन था। और इसमें एक और याद रखना कि मेज़ वगैरह नहीं था। ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी याद कर लो कि जितने यहाँ पे लिखे गए हैं बस वही इंपॉर्टेंट है, वही एग्जाम में पूछता है, बाहर से नहीं पूछता जनरली। तो जो है यहाँ पे वो है, जो नहीं है वो नहीं है। और देख लो इसमें। तो अब बात करें एनिमल्स के बारे में, तो एनिमल्स भी दो तरह के होते हैं, जो एक डोमेस्टिकेटेड होते हैं, एक आपके वाइल्ड होते हैं। अब डोमेस्टिकेटेड वाले में बहुत सारे एनिमल्स थे वहाँ पे जो कि प्रेजेंट थे, लाइक अगर बात करें कैटल्स वगैरह का, जिसमें आते हैं आपके गाय वगैरह, बैल वगैरह। फिर सीप वगैरह भी थे, भेड़ वगैरह, बकरी भी थी, बुफलो भी था, और पिग भी था। तो ये सब इंपॉर्टेंट एनिमल्स है जिसको हम लोग एज अ डोमेस्टिक एनिमल यूज़ करते थे। हम लोग नहीं, मतलब हड़प्पन वाले, हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले लोग। फिर बात करें अगर हम लोग वाइल्ड एनिमल्स का, तो उस समय बोअर था, डियर था, घड़ियाल था, फिश था, फॉल था। तो ये सब चीज़ें उस समय प्रेजेंट था। ये कॉमन एनिमल का नाम है, आप इसको याद कर लेना, सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पे ना कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स लिखे गए हैं जो कि अर्ली हड़प्पन फेज के साइट्स हैं। कौन कौन है? अमरीनाल, कोट दीजी, सिसवाल एंड दाम सादत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि अर्ली हड़प्पन फेज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइट्स थे। तो आपको याद रखना पड़ेगा ये सब साइट जो थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर अर्ली हड़प्पन फेज। ठीक है? मैच्योर में अब अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो मैच्योर में बहुत सारे सिटी, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सिटी थे, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट अर्बन साइट्स थे। लेकिन जो ये रूरल वाला पार्ट है, मतलब जो अर्ली हड़प्पन पे थे, उसमें बहुत बहुत कम है। देख रहे हो, रेयर आपको दिख रहे हैं। तो ये शो करता है कि कैसे डिफरेंस था रूरल सेटिंग का और अर्बन सेटिंग का उस पीरियड में। अगर बात करें हम लोग एग्रीकल्चर का, तो देखो एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में क्या पढ़ना है हमें। तो पहले तो भाई एग्रीकल्चर के लिए चाहिए एनिमल। तो कौन से एनिमल प्रेजेंट थे उस समय पे? बुल था। बुल है और ऑक्सिन है। तो बुल ऑक्सिन का काम क्या है? प्लाउइंग करने के लिए। तो प्लाउ भी होगा। यस, बिल्कुल प्लाउ भी था। प्लाउ किस चीज़ का बना हुआ होता? आयरन का? नहीं, आयरन था ही नहीं। अब बात यहाँ से याद कर लो कि आईवीसी को हम लोग बोलते हैं ब्रोंज एज। क्या बोलते हैं? ब्रोंज एज। जो एज था, अगर हम अकॉर्डिंग टू टूल्स टूल्स के थ्रू अगर हम लोग बांटे सारे एजेस को, तो ये एज जो था वो कौन से टूल का एज था? ये टूल आपका था ब्रोंज का। ब्रोंज एज, इसको बोलते हैं हम लोग ब्रोंज एज। मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्रोंज पाए गए थे, पर आयरन नहीं था। तो ऑब्वियस सी बात है, जो प्लाऊ होगा या तो वो वुड का बना हुआ होगा या तो फिर ब्रोंज का होगा। ब्रोंज में क्या क्या आता है आपका? जैसे कि मान लीजिए कॉपर का होगा या ब्रास का होगा। ठीक है ना? तो यही था मेनली उस समय में। अब इसमें और है कि एक टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लाऊ मिला था, कहाँ पे? चोलिस्तान में और बनावली में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए, क्योंकि पूछ लेगा कि जो टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लाऊ जो मिला था वो कौन से शहर में मिला था। आपको बोलना होगा या तो बनावली या फिर चोलिस्तान, ये दोनों में मिला था। टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लाऊ मतलब एक टेराकोटा यानी कि ड्राइड क्ले। ड्राइड मतलब बेक्ड कह सकते हो आप। एक बेक्ड क्ले, बेक्ड किसको बोलते हैं? यानी कि उसको पकाया हुआ मिट्टी का एक खिलौना मिला था। और खिलौने की शेप का था, खिलौना आपका जो था वो एक प्लाऊ बना हुआ था। ठीक है? तो उसको बोलते हैं हम लोग टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लाऊ। सेकंड आपका जो है, एक मिला था क्या? एविडेंस ऑफ अ प्लाउड फील्ड, यानी कि एक जोता हुआ फील्ड, जो कि प्लाउड किया गया है, जोता हुआ है, वो फील्ड मिला था कहाँ पर? कालीबंगन में, राजस्थान में। तो ये एक इंपॉर्टेंट साइट है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो प्लाउड फील्ड है वो कहाँ मिला था। तो कहाँ मिला था? कालीबंगन में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी शो करता है कि उस समय खेती होता था। फिर देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि टू डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन टुगेदर।
तो मतलब सिंपल सी बात है कि उस समय पे मल्टी क्रॉपिंग था, एक साथ 2 क्रॉप का ग्रोन होना, तो मल्टी क्रॉपिंग का एग्ज़ाम्पल है ना। तो ये एक फीचर है कि हड़प्पन जो पीपल थे वो मल्टी क्रॉपिंग भी करते थे। आगे देखें हम लोग तो यहाँ पे बोलता है कि टूल्स यूज़ फॉर हार्वेस्टिंग। अब हार्वेस्टिंग के लिए क्या उन लोग यूज़ करते होंगे? तो वो था कॉपर या फिर स्टोन का टूल बनाया जाता था और विथ वुडन हैंडल। वुड के हैंडल में कॉपर या स्टोन के टूल को रखकर एक टूल बनाया जाता था, उसको ये लोग यूज़ करते थे हार्वेस्टिंग के लिए। और अगर हम बात करें अब कुछ और इम्पोर्टेंट थिंग का, लाइक इरिगेशन पर्पस के लिए, तो देखो जो हड़प्पन साइट्स थे वो काफ़ी सेमी एरिड रीजन में थे। मतलब वहाँ पे बारिश ज़्यादा नहीं होता था लेकिन सेमी एरिड रीजन था, मतलब वहाँ पे हल्का सा एरिड एरिड टाइप का रीजन था वहाँ पे। तो मतलब वहाँ पे जरूरत पड़ेगा इरिगेशन का। अब इरिगेशन के टूल क्या थे उस समय पे? तो पहला हमें मिला एविडेंस कैनाल का। एक रीजन है जिसका नाम है सोटुहई। तो सोटुहई रीजन में जो कि अफगानिस्तान में है, वहाँ पे हमें कैनाल के कुछ ट्रेसेस मिले थे। तो मतलब उस समय पे कैनाल था। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पंजाब और सिंध में कैनाल का कोई ट्रेस नहीं मिला था। ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेगा कि पंजाब और सिंध में कैनाल के ट्रेसेस मिले थे, तो वो गलत हो जाएगा। कहाँ मिले थे हमें? सोटुगई अफगानिस्तान में। दूसरा जो टूल था वो था वेल्स, कुआं। कुआं को यूज़ करते थे लोग इरिगेशन पर्पज़ के लिए। और थर्ड क्या है? वाटर रिजर्वायर। वाटर रिजर्वायर को हम लोग यूज़ करते थे एज अ इरिगेशन पर्पज़। अब ध्यान से समझो, तो हमें वाटर रिजर्वायर कहाँ मिला था? ये मिला था हमें धोलावीरा में। ठीक है, तो धोलावीरा का जो था वाटर रिजर्वायर, उसको मेनली यूज़ करते थे लोग एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए। मे भी कुछ और के लिए भी यूज़ करते होंगे, पर मेन पर्पज़ है कि ये भी था एग्रीकल्चर वाला। इस तरह से हम लोगों ने एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ लिया। फिर यहाँ पे एक आर्टिफैक्ट के बारे में बात किया गया जो कि है सैडल क्वार्न, मतलब सिलवट एंड लोढ़ा। जो देखो यहाँ पे सिलवट और लोढ़ा है ना, सैडल क्वार्न, तो ये मिला था, जो यूज़ किया जाता है जनरली ग्राइंडिंग वगैरह के लिए। ठीक है, फिर आप देख सकते हो यहाँ पे ये मेंशन किया गया है धोलावीरा रिजर्वायर के बारे में, या इसका पूरा देखने के लिए मैसनरी वर्क कि किस तरह से बनाया गया था, सीढ़ी वगैरह कितना डिजाइन वगैरह से देख रहे हो, कितना प्लेन एकदम सही से। ये शो करता है कि जो इंजीनियरिंग वर्क था वो काफ़ी अच्छा था उस टाइम पे। जो कि सोच रहे हो आज से लगभग लगभग 5000 साल पहले की बात कर रहे हैं हम लोग। अब देखो नेक्स्ट मेरा टॉपिक है वो है मोहनजोदाड़ो। अब ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर था उस समय, अर्बन सिटी भी था और प्लान वे में बनाया गया था। तो हमारे लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। देखो इस सिटी में ना जो फर्स्ट चीज़ इंपॉर्टेंट होगा वो होगा आपका ग्रेट बाथ। ठीक है, ग्रेट बाथ काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और क्या था? सिटाडेल था इंपॉर्टेंट। सिटाडेल क्या होता है उसको समझेंगे हम लोग इसमें भी, सिटाडेल क्या होता है। और क्या था इसमें इंपॉर्टेंट हड़प्पा में? तो हड़प्पा में मेनली तो फेमस था ये ग्रेट बाथ के लिए ही। हाँ, ग्रेनरी वगैरह भी था यहाँ पे, जहाँ पे अनाज को रखते थे हम लोग। तो ये सब इंपॉर्टेंट फीचर है हड़प्पा का। ठीक है ना, तो देखो समझते हैं। तो हड़प्पा एक बहुत ही वेल नोन साइट था, लेकिन सॉरी, मोहनजोदाड़ो एक बहुत ज़्यादा वेल नोन साइट था, लेकिन जो फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट था ना वो था हड़प्पा। और इसी के नाम पे हमारा सिविलाइजेशन का नाम रखा गया है। हड़प्पा को किसने फाउंड किया था? दयाराम साहनी, डी आर साहनी। ठीक है ना, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि जनरली जितने सेटलमेंट थे ना उस समय पे, सबको बांटा गया था 2 फेज़ में। अगर मैं इसको आपको समझाऊँ तो ऐसे समझ लो, ये सिटी है उसको बांटा गया है 2 फेज़ में, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ये समझो बीच में वॉल बनाया हुआ है। ठीक है, जो छोटा वाला था इसको बोलते थे हम लोग सिटाडेल, और जो बड़ा वाला था उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं लोअर टाउन। ये आपका था वेस्टर्न साइड में, सिटाडेल वेस्टर्न में, ये आपका था ईस्टर्न साइड में। और कैसा दोनों में डिफरेंस? ये आपका ज़्यादा ऊंचा था। ठीक है ना, ये ज़्यादा ऊंचा था और ये हल्का सा नीचा था। ठीक है, तो यही था आपका डिफरेंस सिटाडेल और लोअर टाउन के बारे में। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, सिटाडेल जो था वो जनरली होता था किसके लिए? रिच लोगों के लिए, और प्लस में कह सकते हो जो रूलर हैं उनके लिए। लेकिन जो
लोअर टाउन था वो कॉमर्स के लिए था और स्मॉल फोक्स के लिए था। स्मॉल फोक्स मतलब कॉमन पीपल। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि दोनों जो थे ना वो मतलब बाउंड्री किए हुए थे, मेनली मेनली बाउंडेड थे दोनों। अब आप पूछोगे कि ये ऊंचा क्यों बनाया जाता था, तो ऊंचा का दो रीज़न था। पहला रीज़न मेनली होगा कि फ्लड वगैरह को प्रिवेंट करने के लिए, इसलिए दोनों था। दोनों मतलब कह सकते हो ना कि ऊंचा था। ऊंचा कैसे बनता था? ऊंचा बनाने के लिए पहले बनाते थे एक बेसमेंट जो होता था ईंट का, बेक्ड ब्रिक, बेक्ड था ना ब्रिक, उसको बनाते थे एक पेवमेंट पहले। और उस पेवमेंट के ऊपर काफ़ी ऊंचा पेवमेंट, और उस पेवमेंट के ऊपर जनरली क्या होता था, हम लोग बनाते थे घर अपना। सोचो, पहले बन रहा है पेवमेंट, उसके ऊपर अब फिर सिर्फ उसके ऊपर अब घर बन रहा है। तो ये था फीचर उस समय का, इसलिए वो थोड़ा सा ऊंचा हो जाता था। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं सिटाडेल और लोअर टाउन के बारे में। मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, आगे बात करता हूँ मैं। हाँ, तो सिटाडेल का क्या फीचर है? स्मॉलर था बट हायर था, और लोअर टाउन लार्जर था बट लोअर था। ठीक है, यहाँ देखो दिया गया है दोनों का एग्जाम्पल। ये आपका एक सिटाडेल है जो कि काफ़ी छोटा है एज कम्पेयर टू ये बड़ा वाला लोअर टाउन जो काफ़ी बड़ा है ना। अब अगर इसमें हम लोग बात करें, एक मिनट, हाँ, एक और इसमें क्या दिया गया फीचर? Citadel owes its height to the fact that building were constructed on mud brick platform। मैंने पहले बोल दिया आपको, एक बनाते थे प्लेटफॉर्म पहले, तो प्लेटफॉर्म के ऊपर बनता था सिटाडेल, और वो वाल्ड होता था। वाल्ड मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ, ताकि फ्लड वगैरह से प्रिवेंट किया जा सके उसको। और क्या था? द लोअर टाउन वाज ऑल्सो वाल्ड, लोअर टाउन को भी वाल्ड किया गया था ताकि वहां पे भी बाढ़ वगैरह नहीं आए, बाढ़ वगैरह से उसको प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, और इसमें क्या था? लोअर टाउन वर ऑल्सो बिल्ट ऑन प्लेटफॉर्म्स, वो भी आपका प्लेटफॉर्म पर बनाया जाता था, पर वो छोटा होता था, मतलब वो कम हाइट का होता था एज कम्पेयर टू सिटाडेल। ठीक है ना। अब आगे हम लोग अगर बात करते हैं तो यहाँ पे बोलता है ना कि एक्चुअली 4 मिलियन पर्सन पर डे काम करते थे, तब जाकर हाइट बनता था एक किसका? लोअर टाउन का। सोचो 4 मिलियन पर डे काम करेंगे तब जाकर, मतलब कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों थे, मतलब लेबर लोग थे, वो मोबिलाइज किए जाते थे उस समय पे एक काम करने के लिए। बहुत ज़्यादा लोगों का जरूरत पड़ता था। फिर बताया गया हमें यहाँ पे ब्रिक के बारे में कि ब्रिक का उस समय क्या फीचर था। जैसे आप देखो यहाँ पे, तो बोला क्या? सेटलमेंट वाज फर्स्ट प्लान्ड, पहले प्लान किया जाता था और फिर उसके अकॉर्डिंग उसको बनाया जाता था। मतलब बहुत सिंपल सा है। जो हड़प्पन में जो बनाए गए थे ड्रेनेज वगैरह, अगर आप ड्रेनेज एग्जाम्पल लोगे, तो ड्रेनेज पहले बनाए गए थे और घर जो है वो बाद में बना था, ऐसा लोग कहते हैं, मतलब ऐसा एविडेंस कहता है। तो ये एक प्लानिंग के द्वारा सब कुछ बनाया गया था, ऐसा ही नहीं। तो यहाँ ब्रिक का जो फीचर दिया गया वो ये दिया गया है कि ब्रिक जो है वो दोनों तरह के होते थे, या तो सन ड्राइड या तो फिर बेकेड, यानी कि चिमनी वगैरह भट्टी वगैरह में बेक किया हुआ या फिर सन में ड्राई किया हुआ। और उसका एक स्टैंडर्ड रेशियो होता था जो कि था 4:2:1, लेंथ इज टू ब्रेथ इज टू हाइट का इसका होता था रेशियो। मतलब कि वो यूनिफॉर्म था, वो जितने भी आपके हड़प्पन साइट्स है ना, सब जगह पे यही रेशियो था सारे ब्रिक्स का, तो ये यूनिफॉर्म था। और सच ब्रिक्स वर यूज्ड फॉर ऑल हड़प्पन सेटलमेंट, वही बोल रहा है। फिर यहाँ बताया गया है द प्लाइट ऑफ हड़प्पन के बारे में। यहाँ पे बताया गया कि अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो फर्स्ट हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे थे। ठीक है, उनको बताया गया कि वो फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी बताया गया उनको। ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए। तो उन्होंने नोट किया था कि ब्रिक्स देन फ्रॉम द एंशियंट साइट वाज इनफ टू ले ब्रिक्स फॉर अबाउट 100 माइल्स। मतलब देखो 100 माइल्स तक रेलवे लाइन, मतलब लाहौर से लेकर मुल्तान तक। सोचो, उन्होंने बोला कि वहाँ पे इतने ब्रिक्स थे, कहाँ पे? हड़प्पा जो साइट है वहाँ पे, कि उस ब्रिक्स से क्या बोला गया, लाहौर से लेकर मुल्तान तक एक प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता था। सोचो इतना ज़्यादा मतलब ब्रिक थे उस समय पे। लेकिन क्या हुआ कि लोगों ने क्या किया, वहाँ से ब्रिक उठा उठाकर अपने अपने घर ले गए, अपना अपना घर बनाने के लिए। इसलिए जो है वो काफ़ी, जो स्ट्रक्चर था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब टूटा फूटा सा रह गया वहाँ पे, जो बच गया। इसके बारे में बताया गया है जो कि हड़प्पा शहर का था।
तो मतलब इससे हमें ये समझ में आता है ना कि उस ब्रिक जो उस समय बनाया गया था, आज से 5000 साल पहले, वो भी अभी तक अच्छे खासे कंडीशन में था। और उस ब्रिक जो था वो, सोचो उतने ब्रिक कहाँ पे पाए गए, मतलब ये कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा बिल्डिंग वहाँ पे होगा। ऑब्वियस सी बात है। एक हड़प्पा जो है वो शहर था, मतलब अर्बन सिटी था, वहाँ पे सिटाडेल वगैरह होगा, तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स तो होंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। अब नेक्स्ट टॉपिक मेरा है लेइंग आउट ड्रेन्स। हम लोग पढ़ेंगे ड्रेन्स के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में जो वहाँ पे था। तो बोला गया है कि ड्रेनेज सिस्टम जो था वो केयरफुली प्लान किया गया था। ऐसा ही नहीं बनाया गया था जैसे मन वैसे, कि पहले घर बना लिए फिर आराम से ड्रेनेज बना रहे हैं, नहीं। पूरा एकदम प्लान वे में था। पहले बनाया गया था ड्रेनेज, फिर बनाया गया था नॉर्मली हाउस वगैरह। और बोला गया है कि जो रोड और स्ट्रीट थे वो ग्रिड पैटर्न में थे। ग्रिड पैटर्न मतलब इस पैटर्न में, ठीक है। और इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल, और कट करते थे एक दूसरे को राइट एंगल पे। यहाँ पे देखो, राइट एंगल राइट एंगल राइट एंगल, समझ में आया। तो ये था। फिर बोलते हैं कि वो जो ड्रेनेज था उसका मेन पर्पस क्या था, डोमेस्टिक वाटर को उसमें डालना, ताकि जो घर का जो डोमेस्टिक वाटर है उस ड्रेनेज के थ्रू बाहर निकल जाए और उसका कोई दिक्कत ना हो। और अगर फ्लड वगैरह भी कभी भी शहर में जो है वो आए नहीं, आराम से पानी बाहर निकल जाए ड्रेनेज के थ्रू, ठीक है। फिर वही बताया गया इसमें सिटाडेल के बारे में, कि था वो वेस्टर्न पार्ट में था, और जो था लोअर टाउन वेस्टर्न पार्ट में था। हमने पहले पढ़ लिया इसके बारे में। एक और चीज़ ये बताया गया है कि धोलावीरा और जो लोथल था उसका इंटायर सेटलमेंट वाज फोर्टिफाइड। तो ये इंपॉर्टेंट है। धोलावीरा और लोथल का जो मतलब सेटलमेंट था वो पूरा फोर्टिफाइड था, यानी कि अपर टाउन लोअर टाउन दोनों जो है वो दोनों एकदम फोर्टिफाइड था चारों तरफ से, और बीच में था लोअर टाउन और सिटाडेल इस टाइप से। और जो सेक्शंस थे, मतलब ऐसे समझ लो आप इसको कि यहाँ पे मान लो कि आप सिटाडेल है, ये तो लोअर टाउन है, और ये टोटली एकदम फोर्टिफाइड है, ठीक है। और ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, वहाँ पे बनाया गया वाल, तो मतलब वाल से सेपरेटेड भी था ये, ठीक है। तो इसमें ये कहना चाह रहा है। अब अगर बात करते हैं हम लोग, एक और इसमें पिक्चर दिया गया है कि सिटाडेल विद इन लोथल वाज नॉट वॉल्ड ऑफ बट वाज बिल्ड एट हाइट। जो लोथल का सिटाडेल था वहाँ पे वॉल नहीं बनाया गया था। क्या था वहाँ पे, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, जो लोथल का जो सिटाडेल था वहाँ पे ये बीच वाला वॉल नहीं था लोथल में। क्यों नहीं था वो तो पता नहीं है, लेकिन वर्ल्ड ऑफ नहीं था सिटाडेल, और लेकिन वो हाइट पे था। अब देखो, नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा है वो है डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। मतलब हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है उसके टाइम पे डोमेस्टिक हाउसेस वगैरह कैसे हुआ करते थे, और घर में क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी। तो यहाँ बात किया गया लोअर टाउन के बारे में, कि द लोअर टाउन एट मोहनजोदाड़ो प्रोवाइड्स एग्जाम्पल ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, जहाँ पर रेसिडेंशियल बिल्डिंग था। मतलब सिंपल है, जो सिटाडेल होगा वहाँ पे तो बड़ा बड़ा पैलेसेस वगैरह होंगे, ठीक है। तो बोलता है कि एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग में कॉर्टयार्ड बना होता था, और उस कॉर्टयार्ड का मेन पर्पस क्या था, कुकिंग वगैरह वीविंग वगैरह ये सब लोग करते रहते थे उस कॉर्टयार्ड में, मतलब आंगन में। और क्या था वहाँ पे, और क्या था कि वो मेनली यूज़ करते थे उसको कब के टाइम पे, हॉट एंड ड्राई वेदर के टाइम पे, क्योंकि उस समय लोग जनरली प्रेफर करते हैं शाम वगैरह में आंगन में बैठ के अपना काम करना, जो हम अभी भी प्रेफर करते हैं। इसके अलावा वहाँ पे काफ़ी प्राइवेसी वगैरह वगैरह का भी ध्यान रखा जाता था। मतलब जो विंडो वगैरह थे वो बनाए जाते थे काफ़ी ऊपर, ग्राउंड लेवल पर नहीं बनाए जाते थे। जैसे एग्जांपल ले लोगे आप, तो मान लो ये बिल्डिंग है ना, तो यहाँ पे वॉल है, तो इस वॉल के पास जो है वो खिड़की कहाँ पे बना होता था, खिड़की बनता होता है यहाँ पे। मतलब अगर वॉल है तो खिड़की यहाँ पे है, मतलब कोई आदमी बाहर से झाँक भी नहीं पाएगा कि अंदर में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो ये था आपके प्राइवेसी वगैरह के लिए। फिर क्या है, हर एक घर में एक बाथरूम हुआ करता था, और हर एक घर में स्टेयरकेस हुआ करते थे, किसके लिए, सेकंड स्टोरी पे जाने के लिए, मतलब दुछज्जी पर जाने के लिए और छत पे जाने के लिए। फिर बोलता है कि हर एक घर में एक वेल हुआ करता था पानी के लिए। और क्या था, रूम दैट कुड बी रीच फ्रॉम द आउटसाइड। तो वेल कहाँ हुआ करता था, उस घर में, उस रूम में जहाँ से बाहर से भी लोग वहाँ पे पहुँच जा सकते थे, मतलब बाहर से लोग आकर पानी को यूज़ कर सकते थे उस वेल के। फिर बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ वेल्स इन मोहनजोदाड़ो 700 थे। सोचो, मतलब हर एक घर में एक वेल
समझो कि मैंडेटरी था। एक पेड़ अगर नहीं भी होगा तो 2 पर तो ज़रूर होंगे। तो ये सिंपल सी बातें हैं डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के बारे में। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। ये लिखा गया है मेनली किनके द्वारा? मैके, एक मैके करके कोई राइटर होगा, उनके द्वारा लिखा गया है ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा था एज़ मेंशन बाय हिम। तो देखा जाए तो द मेन चैनल वर मेड ऑफ ब्रिक्स सेट इन मोर्टार। मेन चैनल ब्रिक के बनाए जाते थे, जो ड्रेनेज का मेन चैनल होता था उसको, और उसको टाइमली जो है वो क्लीन किया जाता था, ठीक है ना? इसके बाद क्या था कि लाइमस्टोन, वो एक इम्पॉर्टेंट कवरिंग करता था प्रोवाइड किसको? ब्रिक को ऊपर से। फिर बोलता है कि सेस्पिट बनाए जाते थे उस ड्रेनेज सिस्टम में। सेस्पिट क्या काम करता है? अगर वेस्ट वाटर है तो उसमें जितने भी सॉलिड मटेरियल होंगे ना, तो उन सॉलिड मटेरियल को जो है वो सेस्पिट अपने यहाँ रख लेगा, और ऊपर से जो है वो पानी वाला जो पार्ट है वो बह जाएगा। मतलब आप अगर आप उसको समझ पा सकते हो तो ऐसे समझ लो। देखो, ये समझ लो कि आपका एक नाला है, यहाँ बनाया गया सेस्पिट जगह जगह पे, ठीक है? और ये ड्रेनेज सिस्टम है। पानी वाला पार्ट ऐसे अपना बह जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर सॉलिड लम्स होंगे तो लाकर यहाँ बैठ जाएंगे, ठीक है? फिर बाद में यहाँ पे बनाया गया होगा मैनहोल। तो मैनहोल के थ्रू क्या करेंगे? लोग एंटर करके इसको क्लीन करेंगे और फिर मटेरियल को बाहर निकाल देंगे। सोचो, इतना प्रॉपर उन्होंने उस समय दिमाग दिमाग लगाया था। मतलब प्रॉपर इंजीनियरिंग वाला काम किया गया था, जो अभी के टाइम पे हम लोग नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से मैनेज। बड़े-बड़े शहरों में ड्रेनेज सिस्टम वगैरह को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। आगे बात करें तो बोलता है कि इट वेरी लॉन्ग ड्रेनेज चैनल वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल विथ सम्स ऑफ क्लीनिंग। प्रॉपर क्लीनिंग के साथ काफ़ी इंटरवल था बीच-बीच में, जहाँ पर वो होते थे, क्या बोलते हैं, गैप, क्लीनिंग पर्पज़ के लिए। अब समझ लो कि ड्रेनेज सिस्टम वर नॉट यूनिक टू द लार्ज सिटीज़ बट वर फाउंड इन स्मॉलर सेटलमेंट एज़ वेल। समझ में आया? मतलब बड़े-बड़े शहरों में तो ड्रेनेज सिस्टम थे ही, पर छोटे शहरों में भी पाए जाते थे ड्रेनेज सिस्टम, और बहुत अच्छे वाले। इसमें एग्ज़ाम्पल दिया गया आपका लोथल का, कि लोथल में एक जो ड्रेनेज सिस्टम था वो काफ़ी अच्छा था। जैसे एग्ज़ाम्पल दिया गया लोथल में कि हाउसेस वर बिल्ट ऑफ मड ब्रिक, ड्रेन्स वर मेड अप ऑफ बर्न्ड ब्रिक। देखो कितना बड़ा मतलब अच्छा चीज़ था कि घर भले ही बने होंगे मड के, क्योंकि छोटा शहर है इसलिए, लेकिन जो आपका ये ड्रेनेज होगा वो बना होगा किसका? बर्न्ड ब्रिक का, मतलब पका हुआ ईंट का। सोच रहे हो? ड्रेनेज पका हुआ ब्रिक का, और जो घर है वो मड का। सो ये दर्शाता है कि कितना प्लान्ड वे में सारा काम किया गया था, इवन लोअर टाउन में भी और छोटे मोटे शहर में भी। लोथल जो छोटा शहर है उसमें भी। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें तो टॉपिक है सिटाडेल। देखो, इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है, पर यहाँ पढ़ेंगे ना सिटाडेल के इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में। मतलब यहाँ पे जो बिल्डिंग्स होते थे इंपॉर्टेंट सिटाडेल में, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला इसमें इंपॉर्टेंट है वेयर हाउसेस। तो वेयर हाउसेस एक अच्छा फीचर है सिटाडेल का, वहाँ पे पाए जाते थे वेयर हाउसेस काफ़ी जगह पे। लाइक यहाँ पे एग्जांपल देख लो आप, ये सिटाडेल है और यहाँ पे पाया गया एक वेयर हाउस, देखो यहाँ पे। फिर एक यहाँ पे ग्रेट बाथ भी होगा, देखो यहाँ पे ग्रेट बाथ भी है। स्तूपा एरिया भी यहाँ पे है, समझ रहे हो बात को? और क्या यहाँ पे है? ग्रेट कॉर्टयार्ड वगैरह भी है, यहाँ पे कॉलेज वगैरह भी है, डीप ट्रेंच वगैरह भी है। तो ये इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थे सिटाडेल में, जो काफ़ी ज़्यादा हर एक मतलब मेन सिटी में पाए जाते थे। तो पहला अगर बात करें वेयर हाउसेस का, इसका मेन पर्पस क्या था? इसका मेन पर्पस था ग्रेन वगैरह को इकट्ठा करके रखना, या सामानों को इकट्ठा करके वहां पे रखना। तो इसका जो लोअर पोर्शन था वो बना होता था ब्रिक का, और जो अपर पोर्शन था वो बना होता था किसका? वुड का। ऐसा क्यों था? नीचे वाला पोर्शन था ब्रिक का ताकि वो खराब ना हो, और ऊपर वाला इसलिए था ताकि जो है वो उसको कुछ हेल्प मिल सके वुडन वगैरह से, और मे बी अनाज वगैरह खराब ना हो, मे बी ये रीज़न हो सकता है। तो याद रख लेना, वेयर हाउसेस का जो लोअर जो था पोर्शन वो बना था ब्रिक का, और अपर पोर्शन ऑफ वुड का। फिर बात करें हम लोग ग्रेट बाथ का। तो ग्रेट बाथ जो था वो रेक्टेंगुलर, उसमें रेक्टेंगुलर टैंक हुआ करते थे ग्रेट बाथ में, और सराउंडेड बाय कॉरिडोर ऑन ऑल 4 साइड्स, चारों साइड में कॉरिडोर हुआ करता था। 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स, दोनों तरफ स्टेप्स हुआ करते थे, नॉर्थ और साउथ दोनों डायरेक्शन में उतरने के लिए नीचे, यहाँ पे देख लो आप। और इसमें क्या था?
सेटिंग ऑफ ब्रिक्स ऑन द एज एंड यूजिंग ऑफ मोर्टार एंड जिप्सम। सोचो ब्रिक्स वगैरह को यूज़ करके, मोर्टार और जिप्सम को यूज़ करके पूरा एक ग्रेट बाथ बनाया जाता था उस टाइम पे। उसके बगल वाले जो रूम है उसमें लार्ज वेल हुआ करते थे जहाँ से पानी आता था इसमें। इसके अलावा क्या था, ह्यूज ड्रेनेज सिस्टम था, पानी को बाहर निकालने के लिए वहाँ से, उस ग्रेट बाथ से। और 8 बाथरूम बनाए जाते थे आसपास के रीजन में, जो सराउंडिंग रीजन था उसमें 8 बाथरूम हुआ करते थे। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है हमें कि इस जो ग्रेट बाथ उसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, खासकर मोहनजोदाड़ो वाले रीजन में। और क्या था कि ये जो ग्रेट बाथ था उसका मेन पर्पस क्या था, इसका लोग बोलते हैं कि इट इज़ मेड फॉर अ काइंड ऑफ अ स्पेशल रिचुअल बाथ। कुछ स्पेशल रिचुअल जो बाथिंग पर्पस होता है उसके लिए बनाया जाता था इसको, ग्रेट बाथ को। तो यही मेन रीज़न था ग्रेट बाथ के बनाने का। और सिटाडेल में हम लोग को ये 2 इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ही पढ़ना था, ग्रेट बाथ और वेयर हाउसेस। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। इसमें क्या पढ़ना है हमें, तो समझो। पहला है बरियल, मतलब अगर सोशल डिफरेंसेस, समाज में अगर डिफरेंसेस है तो कैसे हमें समझ में आया कि डिफरेंसेस है कि नहीं है। तो बोल रहा है यहाँ पे कि अगर आप बरियल के बारे में पढ़ोगे तो बरियल आपको बताता देगा कि वहाँ पे सोशल डिफरेंसेस थे या नहीं थे। अब भाई बताओगे कि कैसे, कैसे बरियल बता देगा कि भाई वहाँ पे लोग गरीब थे अमीर थे, कैसे, हाउ, मेन थे वीमेन थे, दोनों में कितने डिस्क्रिमिनेशन थे या नहीं थे, उस टाइप से। तो देखो अगर बरियल कोई रिच पर्सन का होगा तो वो काफ़ी ज़्यादा लेविश तरीके से बनाया गया होगा, सिंपल सा रीज़न है। और अगर वो पुअर का होगा तो उतना ज़्यादा लेविश तो नहीं होगा और काफ़ी सिंपल होगा। तो इसे आप समझ लो कि बरियल जो है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के डिफरेंस को अच्छे से हमें ट्रेस करवा सकता है, इसलिए हम लोग बरियल के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि मैसिव पिरामिड ऑफ इजिप्ट जो बनाया गया था, वो क्यों बनाया गया था इतना मैसिव, क्योंकि वो या तो वहाँ का रूलर का होगा या फिर बहुत ज़्यादा रिच पर्सन का होगा, इसलिए उतना बड़ा बनाया गया था वो इजिप्ट वाला बरियल, जिसको हम लोग बोलते हैं गीज़ा का पिरामिड। ठीक है, जो सिटी है गीज़ा इजिप्ट में, वहाँ बनाया गया था जो पिरामिड, इसलिए तो उतना फेमस था वो। और बोलते हैं कि उसी के कंटेम्प्रेरी है हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो वहाँ पे भी जो बरियल होगा रॉयल वाला वो काफ़ी ज़्यादा इनॉर्मस होगा और बढ़िया क्वालिटी का बनाया गया होगा। तो अगर हम बात करें हड़प्पन बरियल्स के बारे में, तो यहाँ पे जनरली डेड को पिट में डाल दिया जाता था, पिट में गड्ढा में, ठीक है ना, एक गड्ढा खान कर उसमें नॉर्मल डाल दिया गया और ब्रिक वगैरह को यूज़ करके उसको साइड वाल को बढ़िया से पैक कर दिया गया, या फिर हॉलो स्पेसेस को ब्रिक को यूज़ करके, ठीक है ना। अब इसमें देखा जाए तो ग्रेव कंटेन पॉटरी एंड ऑर्नामेंट्स, सिंपल सी बात है भाई, पॉटरी वगैरह तो होगा ही और कुछ ऑर्नामेंट के साथ उन लोग को दफनाया जाएगा। और अगर ऑर्नामेंट वगैरह या पॉटरी वगैरह अगर मिलते हैं ग्रेव के पास तो ये सिग्निफाई करते हैं कि वो लोग बिलीव करते थे लाइफ आफ्टर डेथ में, मतलब आफ्टर लाइफ में। अब मान लो कि कोई आदमी जो है उसको दफनाया गया है ऑर्नामेंट्स के साथ या फिर कह सकते हो ज्वेलरी वगैरह के साथ, तो पर्पस क्या था, पर्पस मेनली यही होगा कि अगर वो दूसरे लाइफ में जाते हैं तो वहाँ पे इन सामानों को वो यूज़ कर सकते हैं। फिर आपका इसमें क्या है कि जो ज्वेलरी था वो हमें मिला है मेन के भी बरियल से और वीमेन के भी बरियल से, दोनों के पिट से मिले हैं हमको ज्वेलरी। तो ये सिग्निफाई करता है कि ज्वेलरी उस समय मेल और फीमेल दोनों पहना करते थे। अगर बात बात करें आगे हम लोग, तो ऑर्नामेंट कंसिस्टिंग ऑफ 3 सेल रिंग्स के बने होते थे ऑर्नामेंट, जेस्पर के बने होते थे, माइक्रो बेड्स के बने होते थे। तो ये सब मतलब बताया गया जो मटेरियल था जिससे मतलब जनरली ऑर्नामेंट बने होते थे, सेल जेस्पर बेड्स वगैरह से। और इसके अलावा बोला गया है कि कॉपर मिरर मिला था वहाँ पे। तो मतलब ये सब चीज़ें जो मिला था उस समय ना, उससे बताया गया है ना कि मतलब क्या क्या चीज़ें मिला था बरियल में, कैसे उसका इंपॉर्टेंस है, मेन वगैरह फीमेल वगैरह दोनों जो थे वो यूज़ करते थे ज्वेलरी वगैरह, लाइफ आफ्टर डेथ में ये लोग बिलीव करते थे। तो ये सब फीचर इसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि क्या सोसाइटी का उस समय प्रचलन था, मैंने यही था। फिर लास्ट में बोलता है कि हड़प्पन डिड नॉट बिलीव इन बरिंग प्रीसियस थिंग्स विद द डेड, मतलब हड़प्पन साइट्स में जितने बरियल थे हमें कहीं पे भी बहुत ज़्यादा प्रीसियस चीज़ें हमें नहीं मिली थी। तो इससे प्रूफ होता है कि वो लोग प्रीसियस थिंग के साथ लोगों को बरी नहीं करते थे। आगे हमारा टॉपिक है लुकिंग फॉर लग्जरीज। हम कैसे लग्जरीज को समझ सकते हैं, लग्जरीज क्या होता है। तो देखो, जब भी हम लोग अगर आर्टिफैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, आर्टिफैक्ट्स मतलब
मतलब जो चीज़ें हैं वो लाइक पॉटरी हो गया, लाइक सील हो गया, लाइक हाउसेस वगैरह हो गया या फिर कोई और सामान हो गया, उसको हम लोग आर्टिफैक्ट बोलते हैं। क्वार्न, पॉटरी, निडल। तो देखो, आर्टिफैक्ट को जनरली बांटा गया दो भाग में, एक तो यूटिलिटेरियन और एक है लग्जरी। यूटिलिटेरियन क्या है? जो कि डेली यूज में हमें काम आता है। और लग्जरियस क्या है? जो कि ओकेजनली होता है, जिसको हम ओकेजनली यूज करते हैं, मेनली शो ऑफ पर्पस के लिए या फिर रखते हैं उसको सेव करके, तो वो लग्जरियस गुड होता है, लग्जरियस आर्टिफैक्ट होता है। फिर बोला है कि जो यूटिलिटेरियन गुड्स है ना, वो बने होते थे मेनली किससे? या तो स्टोन से या फिर क्ले से। ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन जो लग्जरियस गुड है वो किसी से बना होगा? वो बना होगा रेयर मटेरियल से। ठीक है ना? या फिर कॉस्टली मटेरियल से, या फिर नॉन लोकल मटेरियल से, जो यहाँ पाया ही नहीं जाता होगा, दूर से लाया गया हो, जो सभी लोगों के पास अवेलेबल ना हो। अब देखोगे इसमें तो दोनों का एग्जाम्पल दिया गया है, लाइक क्वार्न हो गया, पॉटरी हो गया, निडिल हो गया, फ्लेस रबर हो गया। तो ये सब आपका जो है ना वो डेली यूज का सामान है। तो ये आपका एक क्या है? यूटिलिटेरियन आर्टिफैक्ट है। लेकिन अगर हम बात करें लिटिल पोर्ट्स ऑफ फाइंस, तो फाइंस का एक पोर्ट बनाया गया है। ठीक है ना? तो फाइंस का जो ये पॉट है वो काफ़ी ज़्यादा लग्जरी है। लग्जरी क्यों है? क्योंकि ये बनाया गया है फाइंस का, और फाइंस कोई आम मटेरियल तो है नहीं, कोई स्टोन ऑफ क्ले तो है नहीं। क्या है ये फाइंस? तो फाइंस एक मटेरियल है जो बना होता है ग्राउंड सैंड और सिलिका को मिलाकर, ग्राउंड सैंड एंड सिलिका, और मिक्स्ड विथ कलर एंड गम। कलर और गम, ग्राउंड सैंड और सिलिका, इन सब को मिलाकर बनता था कौन कौन सा? फाइंस। तो इस हिसाब से समझ लो आप कि ये जो लग्जरी गुड था वो काफ़ी ज़्यादा रेयर होता था, और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट भी होता था। फिर एक एग्जांपल दिया गया है स्पिंडल होल्ड का, मतलब जनरली धागा वगैरह के रखने का जो होता है ना होल्ड, उसको बोलते हैं हम लोग स्पिंडल होल्ड। तो वो भी एक रेयर मटेरियल से बना बना हुआ था, लाइक फाइंस वगैरह। तो एक वो भी एक लग्जरियस गुड था। फिर बोला गया है कि वैल्यूएबल मटेरियल्स आर जनरली कंसंट्रेटेड इन लार्जर सेटलमेंट लाइक मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा। ऑब्वियस सी बात है। और जो इसमें एग्जांपल दिया गया मिनिएचर पॉट ऑफ फाइंस, जो हम लोग पहले भी देखा हमने, उसका क्या काम था? उसका काम था परफ्यूम बॉटल की तरह उसको यूज़ करना। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रख लो आप कि जो ये मिनिएचर पोर्ट होते थे फाइंस का बना हुआ, उसका मेन पर्पस क्या था? परफ्यूम वगैरह रखना उसमें। ठीक है, जो पाए जाते थे मेनली बड़े बड़े सिटीज़ में, लाइक मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा। और फिर बोलता है कि गोल्ड, जो गोल्ड भी था वो काफ़ी ज़्यादा रेयर था उस समय में भी, जो मिलता था कुछ कुछ जगह पर, इसलिए ये भी एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग्जरियस आर्टिफैक्ट था उस समय में, गोल्ड से बना हुआ चीज़ें भी। फिर तो यहाँ होर्ड्स के बारे में बताया गया कि होर्ड्स क्या होता है। होर्ड्स आर ऑब्जेक्ट केप्ट केयरफुली बाय पीपल ऑफन इनसाइड कंटेनर सच एज पॉट्स। सच होर्ड्स कैन बी ऑफ ज्वेलरी, ज्वेलरी के बने होते थे, मेटल ऑब्जेक्ट के भी होते हो सकते थे, और सेव्ड फॉर रीयूज बाय मेटल वर्कर। तो बस ये 3-4 पॉइंट है होर्ड्स के बारे में, इसको आप याद कर लेना। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब है फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट एंड प्रोडक्शन। क्या है ये? मतलब क्राफ्ट और प्रोडक्शन के बारे में समझना कि उस समय क्राफ्ट एंड प्रोडक्शन कैसे होता था और कहाँ पे होता था। देखो, एक इंपॉर्टेंट सिटी मेंशन है चान्हू दारो। चान्हू दारो के बारे में समझ लो कि एक ऐसा सिटी था जो मेनली फेमस था और डिवोटेड था क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए। क्राफ्ट प्रोडक्शन मतलब लाइक बीड मेकिंग, सेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सिल मेकिंग और वेट मेकिंग। सो इन सब चीज़ों के लिए चान्हू दारो एक इंपॉर्टेंट सिटी था, एक इंपॉर्टेंट प्लेस था। आगे अगर हम लोग बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिससे क्राफ्ट बनाया जाता था उस समय में, वो था स्टोन, जिससे बनते थे क्या? कार्नेलियन बीट्स वगैरह, जैस्पर वगैरह, क्रिस्टल वगैरह, क्वार्ट्स वगैरह, स्टीयरटाइट वगैरह। तो ये सब किससे बनते थे? ये सब बनते थे स्टोन से। अगर आपको बनाना है स्टीयरटाइट भी तो उसके लिए एक स्टोन लगेगा। अगर आपको बनाना है जैस्पर तो उसके लिए स्टोन लगेगा। बनाना है कार्नेलियन तो उसके लिए भी लगेगा आपको एक स्टोन। तो जितने बनते थे ये उस समय पर ये सब चीज़ें ना, वो सब बनते थे किससे? स्टोन से। फिर आ गया मेटल। तो मेटल से क्या बनता था? मेटल से बनता था कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड। ठीक है ना? फिर था सेल, फाइंस, टेराकोटा, जिसको हम लोग बोलते हैं बर्न्ट ब्रिक। तो ये सब मटेरियल थे जिससे उस समय पे क्राफ्ट प्रोड्यूस किया जाता था। ठीक है? अब या तो ये सब हो गए मटेरियल, या फिर एक और है टू और मोर स्टोन। दो या दो से ज़्यादा स्टोनों को लेकर साथ में मिलाकर कुछ और बनाया जाता था, उसको बोलते हैं हम लोग एक नया टाइप का क्राफ्ट, नया टाइप का एक चीज़ है। बात करें अगर शेप का, तो बहुत सारे शेप थे अलग अलग क्राफ्ट वगैरह का उस समय में। लाइक डिस्क शेप के होते थे, कुछ कुछ सिलेंड्रिकल शेप के होंगे, स्फेरिकल शेप के होंगे, बैरल शेप के होंगे। कुछ को डेकोरेट किया जाता था,
विद द हेल्प ऑफ पेंटिंग वगैरह को यूज़ करके, ठीक है ना? तो डेकोरेटेड भी थे, बहुत सारे उसमें डिज़ाइन जाते थे गढ़े उसके ऊपर, तो ये सब चीज़ें भी थी। कौन-सा? क्राफ्ट के ऊपर। आप यहाँ पे एग्ज़ाम्पल में देख लेना, ये कुछ बनाए गए हैं क्राफ्ट, एक ये हो गया, एक ये हो गया, अलग-अलग चीज़ों का। तो टूल एक एक टूल है और एक ये बीड्स है, दोनों देख लो आप। आगे बात करें हम लोग टेक्निक का, कि टेक्निक क्या था जिसके थ्रू वो बनाते थे कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट क्राफ्ट को। तो फिर इसमें एग्ज़ाम्पल होता है पहला स्टीयरटाइट का, कि कैसे बनता था स्टीयरटाइट। उसको बनाने का एक मेथड था, वो था मोल्डेड, मतलब सम बीड्स आर वर मोल्डेड आउट ऑफ अ प्लेट मेड विथ स्टीयरटाइट पाउडर। सोचो, स्टीयरटाइट पाउडर को लेकर एक पेस्ट तैयार किया जाता था, किसका? बीड्स का, और उससे बनता था क्या? स्टीयरटाइट। फिर अगर बात करें हम लोग, यहाँ बोल रहा है कि स्टीयरटाइट का जो माइक्रो बीड था वो कैसे बनाया जाता था, अभी तक एक पजल है। मतलब लोग समझ ही नहीं पाए अभी अभी के टाइम पे कि स्टीयरटाइट का जो माइक्रो बीड था उसको लोग उस समय कैसे बनाया करते थे। फिर आता है रेड कलर ऑफ कार्नेलियन। जो रेड कलर का कार्नेलियन था उसको बनाने का क्या मेथड था? तो बोलते हैं कि इट इज ऑब्टेन बाय फायरिंग द येलोइश रॉ मटेरियल एंड बीड्स एट वेरियस स्टेजेस। उसका एक मेथड था, मतलब येलो मटेरियल जो होता है उसको फायर लगा दो, ठीक है? फायर मतलब जो रॉ मटेरियल होता है कालीन बनाने का, मतलब एक समझो कि एक वो होता है, स्टोन ही होता है, तो उस स्टोन को जो है फायर कर दो, और उसके बाद क्या करना है? बेड्स को जो है वो प्रोड्यूस करो हर एक स्टेज में, और उससे बनता था कार्नेलियन। आप यहाँ पे कह सकते हो कि नॉर्मली फायर को यूज़ करके बनाते थे हम लोग कार्नेलियन को, जो उसके रॉ मटेरियल और बीड्स वगैरह में जनरली फायर के यूज़ करके। फिर उसको बाद में आप ग्राइंड करो, पॉलिश करो, ड्रिल करो। तो ये मेनली एक मेथड लिखा गया है जो उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर याद कर लो कि कैसे बनाया जाता था कार्नेलियन को और कैसे बनाया जाता था किसको? स्टीयरटाइट को। तो ये 2 मेथड बताए गए हैं दोनों चीज़ों को बनाने के लिए। फिर बोलता है ड्रिलिंग के लिए फेमस जगह थे। कौन से थे? चान्हू दारो, लोथल और धोलावीरा। तो ये 3 प्लेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम दिमाग में बैठा के याद कर लो। चान्हू दारो, लोथल और धोलावीरा, ये तीनों स्पेशल ड्रिलिंग के प्लेस थे, जो फेमस थे। और अगर हम बात करें एक और जो था हमारे हमारे लिए मेनली सेल ऑब्जेक्ट के लिए ज़्यादा फेमस, वो था आपका नागेश्वर और बालाकोट। तो नागेश्वर और बालाकोट जो थे वो जनरली क्या थे? कोस्टल रीजन थे। उसका वजह से क्या था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग मिलते थे हम लोग यहाँ पे सेल ऑब्जेक्ट। और सेल ऑब्जेक्ट अगर हमें यहाँ मिलता है तो ये जनरली फेमस होगा सेल मेकिंग के लिए, नागेश्वर एंड बालाकोट। ठीक है, ऑब्वियस रीजन है। फिर हमें बोलते हैं कि सेल से क्या बनता था? सेल से बनता था बैंगल, लैडल्स और इनले। तो यही था मेनली कि चानू दारो जो था वो एक फेमस जगह था किसके लिए? ड्रिलिंग वगैरह के लिए। और अगर बात करें नागेश्वर एंड बालाकोट का तो वो था सेल ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद करना, खासकर प्लेस किस लिए फेमस था वो। अब बात करते हैं आइडेंटिफाइंग सेंटर ऑफ प्रोडक्शन। हमने समझ लिया कि क्राफ्ट या उस समय पे क्या क्या था, उसको कैसे बनाते थे, उसका टेक्निक वगैरह क्या था। लेकिन हम लोग फाइंड कैसे करेंगे कि इसी जगह पे जो है वो क्राफ्ट प्रोडक्शन का मतलब प्लेस है, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राफ्ट बनाया जाता था उस समय पे। उसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं रॉ मटेरियल को कि वहाँ पे रॉ मटेरियल मिला क्या। फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे वो कोई टूल्स है अवेलेबल जो कि वहाँ से एक्सकैवेट किया गया है, जिससे वो मटेरियल बनता था, वो क्राफ्ट बनता था। फिर अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट वहाँ पे अगर मिल गया है उसको बनाने का, या फिर वो चीज़ बना हुआ लाइक डॉल वगैरह मिल गया है एक बना हुआ टेराकोटा का जो कि अनफिनिश्ड है। फिर या तो रिजेक्टेड ऑब्जेक्ट मिल गया है वहाँ पे, या फिर रिजेक्टेड एंड वेस्ट मटेरियल मिल गया है वहाँ पे। फिर बोलता है कि वेस्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर। क्यों भाई? क्योंकि देखो अगर कहीं पे भी कोई प्रोडक्शन होगा, मतलब कि एक प्लेस है जहाँ पे कि क्राफ्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे तो वेस्ट तो निकलेगा ना उसको बनाने की प्रक्रिया में। तो वेस्ट जो है जनरली क्या होगा कि वहीं पे छूट जाएगा, वहीं वहीं पे मिट्टी में रह जाएगा। तो जब आप उस वेस्ट को एनालाइज करोगे तो समझ जाओगे कि ये फेमस था उस पार्टिकुलर क्राफ्ट के प्रोडक्शन के लिए। तो ये जनरली चीज़ें हैं जिनको देखकर आप समझ सकते हो कि ये फेमस था एक पार्टिकुलर प्रोडक्शन ऑफ क्राफ्ट के लिए, एक क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे एक बनाया गया टेराकोटा का फिगरीन, ठीक है? मेरे ख्याल से एक लेडी फिगर है टेराकोटा का बना हुआ। टेराकोटा मतलब बर्न्ट ब्रिक, सॉरी बर्न्ट क्ले। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका है स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्यूरिंग मटेरियल। मतलब जो मटेरियल को प्रोक्योर करते थे हम लोग बनाने के लिए क्राफ्ट वगैरह, या फिर नॉर्मल कुछ और सील्स वगैरह पॉटरी वगैरह बनाने के लिए, या फिर नॉर्मली मेटल ऑब्जेक्ट वगैरह बनाने के लिए,
या फिर कोई भी आर्टिफैक्ट वगैरह बनाने के लिए, तो वो कहाँ से लाते थे उस मटेरियल को, हम लोग रॉ मटेरियल को? तो वो लाते थे या तो हम लोग इंडिया के ही कुछ रीजन से, या तो लाते थे हम लोग इंडिया के बाहर से। ठीक है, तो यहाँ बोलते थे जो मटेरियल क्या है, क्ले है, स्टोन है, टिम्बर है, मेटल है। तो ये मटेरियल है जिसको हम लोग यूज करते थे बनाने के लिए, क्राफ्ट वगैरह या फिर नॉर्मल आर्टिफैक्ट वगैरह बनाने के लिए उस समय का। तो उसको कहाँ से लाते थे हम लोग? तो पहला आपका क्या है, फ्रॉम सब कंटिनेंट एंड बियॉन्ड, मतलब इंडियन सब कंटिनेंट से, इंडियन रीजन से। इसमें भी दो तरह के हैं, जो कि मान लो अगर हड़प्पा में पाया गया, अगर हड़प्पन सेटलमेंट जो है, हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है, वहाँ के लोगों को चाहिए कुछ प्रोडक्शन का चीज़ें, कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ मटेरियल, तो वो लोग या तो अपने यहाँ से ही ला लेंगे क्योंकि वहीं पे मिलता है। इसका एग्जांपल है, मान लो नागेश्वर एंड बालाकोट फेमस था सेल के लिए, तो आप नागेश्वर एंड बालाकोट जाओ, वहाँ से जाओ लेके आ जाओ खरीद कर। और इसमें एग्जांपल दिया गया लाइक सोरडुहई फेमस था किस किस के लिए? वो फेमस था मेनली लेपिस लजूली के लिए। लेपिस लजूली क्या है? एक ब्लू स्टोन है। तो लेपिस लजूली अगर आपको चाहिए तो आप सोरडुहई जाओ, वहाँ से लेपिस लजूली लेके आ जाओ, सिंपल सी बात है। फिर आपका और इसमें क्या है, कार्नेलियन है। तो कार्नेलियन है, स्टीयरटाइट है और मेटल है। ये था आपका मिलता कहाँ पे, लोथल में। तो आप लोथल पे जाओ, लेकर आ जाओ चुपचाप खरीद कर। तो ये था आज, अगर आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन के साइट पे ही मिल गया तो जाकर नॉर्मली हम लोग प्रोक्योर कर लेते थे। लेकिन अगर यहाँ पे नहीं मिला तो एक और मेथड था कि आप एक्सपेडिशन करो उस एरिया में, सेंड एक्सपेडिशंस टू दोज एरियाज, फिर वहां से प्रोक्योर कर लो। लाइक खोज के लिए भेज दो किसी को कि मुझे भाई अब चाहिए कॉपर, तो वो कॉपर लेने के लिए जाएगा कहाँ पे, खेतरी माइन में जाएगा। खेतरी माइन कहाँ पे, राजस्थान में। तो खेतरी रीजन जो राजस्थान का था वो हड़प्पा का पार्ट नहीं था, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं था। वो मे भी कुछ और सिविलाइजेशन का पार्ट होगा जो कि उस समय पर कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन होगा, जिसका हम लोग नाम रखा गया है गणेश्वर जोधपुर कल्चर। तो गणेश्वर जोधपुर कल्चर जो है उसका पार्ट था खेतरी। तो वहाँ पे खोज किया गया कि भाई ये कहाँ मिलेगा, तो पता चला खेतरी में मिलेगा। तो खेतरी में गया, वहाँ पे जाकर वो एक्सचेंज करके गुड्स वगैरह के बदले वहाँ से लेकर आ गया। तो दूसरा ये मेथड था। फिर साउथ में जो था वो फेमस था किसके लिए, फेमस था गोल्ड वगैरह के लिए। तो वहाँ से जाकर उसने गोल्ड वगैरह लेके आ गया। साउथ में भी समझो कि वहाँ पे अलग कल्चर चल रहा होगा, वहाँ पे अलग सिविलाइजेशन चल रहा होगा, तो वहाँ से लेकर आ गया। तो मेनली ये था प्रोक्योर करने का मटेरियल इंडियन सब कंटिनेंट से। लेकिन इंडिया से बाहर से भी हम लोग सामान प्रोक्योर करते थे, ऐसा एविडेंस मिला है। तो अब वो कहाँ था? तो कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड। तो यहाँ हम समझते हैं पहला जो था वो ओमान। ओमान जो था फेमस इसके लिए, कॉपर के लिए। और हम लोग क्या करते थे, ओमान से लाते थे कॉपर। और इंडिया के पास था हड़प्पन जार, जो बहुत ज़्यादा फेमस था। थिक थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले उसमें लगता था। और वो कहाँ पे मिले हैं, वो हमें मिले हैं ओमानी साइट्स के ऊपर। तो मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे कि हम लोग जो है हड़प्पन से जो ये क्ले, सॉरी जो पॉट है, इस पॉट का जो क्ले है उसको देते थे किसको, ओमान को। और बदले में ओमान से हम लोग क्या लेते थे, कॉपर। फिर एक साइट है मगान। मगान को ही नाम रखा गया है ओमान, मतलब उस समय में ओमान का नाम था मगान। ऐसा लिखा गया है कहाँ पे, मेसोपोटामियन टेक्स्ट में। फिर है डिलमम। सो डिलमम जो है वो नाम है किसका, बहरैन का। और मेलुहा जो नाम है हड़प्पन रीजन का। ये कहाँ पे नाम, ये कहाँ मेंशन है, ये मेंशन है मेसोपोटामियन टेक्स्ट में। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप याद कर लेना। तो एक आपको नया नाम मिल गया हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो है मेलुहा। अब यहाँ पे एक हमारे पास पोएम टाइप लिखा गया है कि मे योर बर्ड बी द हज बर्ड, मे इट्स कॉल बी हियर्ड इन द रॉयल पैलेस। तो ये एक मेसोपोटामियन मिथ है मेलुहा के बारे में। और हस्बर्ड यहाँ पे जो बोला गया है वो किसके लिए बोला गया है, पिकॉक के लिए। तो पिकॉक कहाँ पाया जाता है, मेनली इंडियन रीजन में, इंडियन सब कंटिनेंट में। तो इस हिसाब से समझ लो आप कि मेलुहा बोला गया है किसको, हड़प्पन रीजन को। वो फेमस किसके लिए था, सो इन दिस टेक्स्ट मीन्स इन मेसोपोटामियन टेक्स्ट इट इज कॉल्ड द लैंड ऑफ सी फारर्स। मतलब ये फेमस था किसके लिए, शिप्स वगैरह के लिए, बोट्स वगैरह के लिए, सील्स वगैरह के लिए। कौन, मेलुहा, मतलब हड़प्पन रीजन। देखो अब बात करते हैं हम लोग सील, स्क्रिप्ट और वेट के बारे में। सील के बारे में हमने शुरुआत में पढ़ा था थोड़ा बहुत, थोड़ा इसमें और पढ़ लेंगे हम लोग। फिर पढ़ेंगे स्क्रिप्ट के बारे में, जो हड़प्पन का स्क्रिप्ट क्या था। फिर पढ़ेंगे वेट्स के बारे में, जो हड़प्पन टाइम में लोग यूज करते थे। ठीक है, चलो। तो सील का अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो सील एंड सीलिंग्स वर यूज टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। क्या इसका पर्पस था कि भैया अगर सामान आपको यहाँ से वहाँ भेजना है तो उसके लिए सील जरूरी है,
ताकि जो है सामान अच्छे से पहुँच जाए, उसका चेक हम कर सकें कि मतलब अगर सील उखड़ा हुआ है, सील टूटा हुआ है, मतलब सामान जो अच्छा से नहीं पहुँचा, मतलब कम्युनिकेशन ब्रेक हो चुका है। और सील अगर बढ़िया से पहुँच गया बिना टूटे हुए, तो मतलब कम्युनिकेशन जो है बहुत बढ़िया है दोनों जगह पर और अच्छे से सामान आपका पहुँच गया वहाँ पे। पहला रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न क्या है? इट कन्वेड द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर। सील पे एक बनाया गया है सिंबल, एक बनाया गया है एम्ब्लेम, एक बनाया गया है कुछ फिगर। इससे क्या होता है? लोग समझेंगे कि ये सील जो भेजा गया है वो कहाँ से भेजा गया है, उसका क्या आइडेंटिटी है। तो ये 2 रीज़न है मेनली सील और सीलिंग रखने का। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो हड़प्पन सील था, उसका पीछे मतलब कह सकते हो कि 2 चीज़ें बहुत कॉमन थी सील में। पहला क्या? नेम एंड टाइटल ऑफ ऑनर, दूसरा एक मोटिव बना हुआ रहता था उसके ऊपर। मेनली ये बात कर रहा हूँ मैं हड़प्पन सील के बारे में। मतलब एक स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट में नेम नेम लिखा गया, टाइटल लिखा गया, जो भी लिखा गया, ऑनर के बारे में लिखा लिखा गया है। और एक मोटिव है, मोटिव मतलब कोई फिगर बनाया हुआ उसके ऊपर। फिगर में क्या हो सकता है? एनिमल हो सकता है, और क्या हो सकता है? ह्यूमन हो सकता है, और क्या हो सकता है? प्लांट हो सकता है, या कुछ और हो सकता है। और इसके अलावा क्या है? और इसके अलावा बताया गया है यहाँ के स्क्रिप्ट के बारे में कि जो लिखा जाता है, जो लिखा गया था उस सील के ऊपर, वो अभी तक हम लोग डिसिफर नहीं कर पाए हैं। मतलब उसके बारे में नहीं समझ पाए हैं कि उसमें क्या लिखा गया है। उसको हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं अच्छे से कि वो क्या लिखा गया है। अब क्यों नहीं पढ़ पाए हैं? क्योंकि देखो, ऐसा कहा गया है कि मोस्ट इंस्क्रिप्शंस आर शॉर्ट, शॉर्ट होते थे। द लॉन्गेस्ट कंटेनिंग अबाउट 26 साइन, ठीक है ना। और जो लॉन्गेस्ट हमें इंस्क्रिप्शन मिला है उसमें 26 साइन मिले हैं। लेकिन स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडिसिफर्ड टू डेट, मतलब अभी तक जो है वो अनडिसिफर्ड रहा है। और ये भी बोला गया है कि वाज ये अल्फाबेटिकल था ही नहीं। अल्फाबेट में क्या होता है कि हर एक साइन का एक वॉवेल या कॉन्सोनेंट होता है। मतलब एक साइन अगर ए है तो एक की कॉन्सोनेंट है, अगर भी है तो एक ये कॉन्सोनेंट है, यू है तो एक वॉवेल है। तो इसका हर एक साइन का एक अलग मीनिंग होता है। लेकिन यहाँ पे क्या था कि बहुत सारे साइन थे, लगभग 375 से लेकर 400 जो थे वो साइन बने होते थे। उसके कारण जो है हमें कह पाना बहुत मुश्किल था कि किस सिंबल का क्या मीनिंग है। फिर बताता है इसके रिटन स्टाइल के बारे में कि जो राइटिंग स्टाइल था उस पीरियड पे, वो आपका राइट टू लेफ्ट था। पहले राइट गया फिर लेफ्ट गया, तो यहाँ से यहाँ, सॉरी उल्टा मैंने कर दिया, राइट यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ये ऐसे था। तो इसको बोलते हैं हम लोग बॉसोफेरस स्टाइल, राइट टू लेफ्ट वाला। तो ये बात याद रखना उसके राइटिंग स्टाइल के बारे में। अगर आगे बात करें हम लोग, तो वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन विच राइटिंग्स हैज बीन फाउंड, बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिले हमारे पास जिसके ऊपर भी राइटिंग्स लिखा गया है, स्क्रिप्ट लिखा गया है। लाइक आपका कॉपर टूल्स हो गया, रिम्स ऑफ जार हो गया, टेराकोटा टैबलेट्स हो गए, ज्वेलरी हो गए, बोन रॉड्स हो गए, ठीक है ना। इन सब के ऊपर लिखा गया है हड़प्पन स्क्रिप्ट, लेकिन हम लोग अभी तक उसको पढ़ नहीं पाए हैं, उसको डिसिफर ही नहीं कर पाए हैं। तो ये था मेनली हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में। अब बात करते हैं वेट्स के बारे में। तो हड़प्पा के टाइम पे एक यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर का सिस्टम था, एक प्रिसाइज सिस्टम था वेट एंड मेजरमेंट का। कैसे समझ में आता है हमको? वो समझ में ऐसे आता है कि उस समय में जो है वो यूजुअली जो बने होते थे ना वेट्स, वो बने होते थे एक स्टोन का जिसको बोलते थे हम लोग चर्ट। तो ये चर्ट नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जितने भी थे उस समय पर वेट्स बने होते थे, वो बने होते थे चर्ट से ही, जो कि एक कह सकते हो स्पेशल टाइप का स्टोन था। इसका शेप जो था वो क्यूबाइडल होता था मेनली, और उस पर कोई मार्किंग नहीं होता था, नो मार्किंग। याद रखना बातें को, क्यूबाइडल, नो मार्किंग एंड चर्ट, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आगे बात करें तो जो लोअर होता था डिनोमिनेशन, वो था आपका बाइनरी में, और जो था हायर डिनोमिनेशन वो था आपका डेसिमल में। लोअर डिनोमिनेशन मतलब छोटे छोटे नंबर, या फिर ऐसा तो छोटे छोटे जो वेट होते थे वो होते थे किस में? बाइनरी में। और जो बड़े बड़े होते थे वेट किस में होते थे? डेसिमल सिस्टम में। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेगा यूपीएससी या कोई और एग्जाम पूरा उल्टा करके कि लोअर होते थे आपके डेसिमल में और हायर होते थे बाइनरी में। तो आपको यहाँ पे जवाब देना पड़ेगा नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। अब अगर बात करें हम लोग, एक और इसमें बताया गया है कि मेटल स्केल पैन भी मिले हैं हमें मेजर करने के लिए। मेटल से बने हुए स्केल मिले हैं मेजर करने के लिए, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास मेजरमेंट के लिए भी चीज़ें था और वेट्स के लिए भी था, ठीक है, उस समय पे हड़प्पन टाइम पे। और ये सारे यूनिफॉर्म थे, मतलब जितने भी आपके हड़प्पन साइट्स है ना, सब जगह पे हर एक वेट का उतना ही मेजरमेंट था, उतना ही सबका उसका मास और वेट था, कह सकते हो आप।
अब अगर बात करें हम लोग एंशिएंट ऑथोरिटी का, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है ना, क्योंकि हमें समझना होगा कि उस समय कोई एक सेंट्रल ऑथोरिटी था या नहीं था। ये बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों के बीच में। अभी तक इतने अच्छे हमें एविडेंस नहीं मिले हैं, या फिर कह सकते हो आप कि हमने अभी तक हड़प्पन स्क्रिप्ट को डिसिफर नहीं कर पाया, पढ़ नहीं पाया है, इसलिए हम लोग अभी तक कन्फ्यूज हैं कि वहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी था या नहीं था। बहुत लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन कुछ लोगों का बोलना हाँ भी है, और इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो आपकी डायरेक्ट तो नहीं पर इनडायरेक्ट रीजंस हैं। लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी ऑफ हड़प्पन साइट। सोच लो, काफ़ी ज़्यादा यूनिफॉर्म था क्या हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स, मतलब एक ही तरह का, लाइक पॉटरी हो गया, लाइक आपका स्टोन्स वगैरह हो गए, लाइक आपके कुछ और ऑर्नामेंट्स वगैरह हो गए, वो काफ़ी जगह पर एक ही तरह के हमें मिले हैं। फिर ब्रिक्स का बात किया जाए तो ब्रिक्स का एक यूनिफॉर्म मेजरमेंट होना, हाइट वेट और लेंथ का रेशियो सेम होना हर एक जगह पे 4:2:1। तो ये क्या बताता है कि कोई ना कोई सेंट्रल अथॉरिटी होगा जो गाइड करता होगा कि सब जगह पे इतना ही होगा। फिर बोलता है कि सेटलमेंट वर स्ट्रेटजिकली सेटअप, लाइक अगर हम बात करें मान लो चान्हू का, तो चान्हू फेमस था किसके लिए? क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए। तो स्ट्रेटजिकली वहाँ पे था फेमस, मतलब सेटअप किया गया था वहाँ पे, ताकि वहाँ पे सिर्फ क्राफ्ट का काम हो सके। लोथल था, लोथल में क्या था? लोथल में आपका मेनली कुछ इंपॉर्टेंट काम जो होते थे वो सिर्फ वहीं पे हो सकते थे। लाइक अगर आप यहाँ पर धोलावीरा रिजर्वायर का, धोलावीरा में जो रिजर्वायर था या फिर लोथल में जो डॉकयार्ड था, तो वो वहाँ पे क्यों था? वहाँ पे सेटअप किया गया था ताकि वहाँ पे जो बाहर से जो सी में जो मतलब नाव वगैरह बोट्स वगैरह जो आए, वो वहाँ पे लाके रुके उस डॉकयार्ड के ऊपर, और सामान वहाँ से आ जा सके। तो मतलब चीज़ें जो था वो स्ट्रेटेजिकली सेटअप किया गया था, मेनली सेटलमेंट्स यानी कि कुछ-कुछ साइट्स वगैरह। इसके लिए बोलते हैं कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी होगा जो सेटअप किया होगा सब चीज़ों को। फिर इतने सारे लेबर लोगों को मोबिलाइज़ करना फॉर बेसमेंट वगैरह तैयार करने के लिए लोअर टाउन और अपर टाउन का, तो वो भी एक सेंट्रल अथॉरिटी ही कर सकता था, ऐसा इनका कहना है। तो देखो, हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस तो नहीं है, पर इनडायरेक्ट एविडेंस अभी तक हमारे पास है जो बोलता है कि वहाँ पे कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी होगा। फिर देखो, जब पैलेस और किंग के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, मतलब कुछ इसके बारे में पढ़ेंगे एविडेंस, तो वो ये है कि हमारे पास कोई इमीडिएट आंसर नहीं है कि जो एक सेंट्रल पॉलिटिकल पावर या सेंट्रल अथॉरिटी वहाँ पे था। लेकिन हमने मतलब हमें बताया गया है कि हमारे पास एक स्टोन का स्टैचू मिला है, जो एक प्रिस्ट किंग के नाम से उसका नाम प्रिस्ट किंग रखा गया है उस स्टैचू का। उसका नाम प्रिस्ट किंग इसलिए रखा गया है क्योंकि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो बहुत ज़्यादा फ़ैमिलियर थे किससे? मेसोपोटामियन हिस्ट्री से, और वहाँ पे प्रिस्ट किंग हुआ करते थे। इसलिए जो हमें स्टैचू मिला उसका नाम रख दिया गया प्रिस्ट किंग। ठीक है? तो ये हड़प्पन साइट से मिला है। तो इससे उन्होंने अनुमान लगाया कि किंग हुआ करते थे उस समय पे। लेकिन अब यहाँ पे इस बात पे हम लोग मतलब अभी तक कन्फ्यूज़ हैं कि जो रिचुअल प्रैक्टिसेस हुआ करते थे हड़प्पा में, जो पॉलिटिकल पावर में थे वही करते थे या कोई और करते थे? जैसे हमारा जो अगर वैदिक पीरियड है वो काफ़ी डिफरेंट है। वहाँ पे जो रूलर थे वो रिचुअल्स खुद नहीं किया करते थे, उसके लिए उन लोग प्रीस्ट रखा करते थे एक अलग से, ठीक है ना? तो यहाँ पे इसलिए हम लोग कन्फ्यूज़ हैं, हमारे पास ऐसा कोई आंसर ही नहीं है कि जो जो रिचुअल्स परफॉर्म किया जाता था उस समय पे, वो जो पॉलिटिकल पावर में थे वही करते थे या कोई और करता था उनके बदले? तो हमारे पास काफ़ी सारा अभी आंसर नहीं है इन सब मामलों में। फिर बोला गया है कि यहाँ पे अलग-अलग ओपिनियन है, अलग-अलग आर्कियोलॉजिस्ट का या फिर अलग-अलग लोगों का, राइटर्स का। कुछ कुछ लोगों ने बोला कि हड़प्पा में जो है वो कोई रूलर नहीं था, कुछ लोगों ने बोला कि सिंगल रूलर था, कुछ लोगों ने बोला कि मल्टीपल रूलर था। तो इस तरह से सब लोग का अलग-अलग ओपिनियन था इसके बारे में। लेकिन उन्होंने एक बात बहुत श्योर किया है कि हड़प्पन प्रैक्टिस्ड सम सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। कुछ ना कुछ उसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम था, क्योंकि हमारे को ऐसा बहुत सारी चीज़ें देखने को मिले हैं, लाइक यूनिफॉर्मिटी वगैरह, लाइक सेटअप, सिटाडेल वगैरह का सेटअप, लाइक लोअर टाउन का सेटअप, सब में बाउंड्री किया हुआ, सब में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। अगर लोअर टाउन है या फिर स्मॉल सिटी है तो उसमें भी टोटल मतलब ब्रिक के बने हुए, कोई बर्ड ब्रिक के बने हुए ड्रेनेज सिस्टम। तो इसलिए लोग बोलते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा डेमोक्रेटिक सिस्टम तो था वहाँ पे। अगर बात करें हम इसके एंड का, मतलब पूरे सिविलाइजेशन का एंड का, तो उसके पीछे भी अलग अलग कहानी है। तो लोग बोलते हैं कि 1800 बीसी तक जो है वो खत्म हो चुका था। कौन? मैच्योर फेज ऑफ हड़प्पा, यानी कि अर्बन सिटी जो है, अर्बन डेवलपमेंट जो है धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया था, और धीरे धीरे ये रूरल में बदलना शुरू हो गया था, ऐसा लोगों को कहना है। और बोलते हैं कि चोलिस्तान हैड बीन अबेंडेंड,
इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल चोलिस्तान है, जो कि उस समय तक लगा खत्म हो गया था। फिर बोला गया है कि एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन इनटू न्यू सेटलमेंट इन गुजरात, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। और क्या है, सेटलमेंट जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है एक नए सेटलमेंट की तरफ, लाइक गुजरात में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में। अब इसके पीछे क्या रीजन था? तो लोग बोलते हैं कि जो फ्यू हड़प्पन साइट्स हैं वो ट्रांसफॉर्म हो गए, कुछ जो है वो डिसअपियर हो गए। मतलब जो सब जगह पे डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स वगैरह था, वेट सील्स, स्पेशल बीड्स वगैरह, धीरे धीरे डिसअपियर होते चले गए। और कुछ कुछ जो है वो मतलब ट्रांसफॉर्म हो गए एक अलग कल्चर में, जो कि काफ़ी ज़्यादा रूरल था। अभी जो हमारे पास अर्बन था ना, वो ट्रांसफॉर्म हो गया रूरल में 1900 के बाद, 1800-1900 के बाद। और फिर बोलता है कि ये जो आर्टिफैक्ट्स वगैरह थे वो सब डिसअपियर हो गए। जो हाउस कंस्ट्रक्शन था उसका टेक्निक डिटेरियोरेट हो गया, यानी कि लो हो गया। मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हो ना कि एक अर्बन सेटिंग से ये लोग रूरल सेटिंग में ट्रांसफॉर्म हो गया। और रूरल वे ऑफ लाइफ इन विच इन वाट आर कॉल्ड लेट हड़प्पन। और फिर उसी को हम लोग बोलते हैं कि ये लेट हड़प्पन का फेज आ गया। मतलब मैंने बोला था आपको कि 2600 से लेकर जो ये 1800 तक का फेज है ना, वो किसका फेज है? वो फेज है आपका मैच्योर हड़प्पन का। लेकिन उसके बाद जो 1800 के बाद जो फेज आया 1300 तक, वो मेनली क्या है? वो मेनली आपका मैच्योर हड़प्पन फेज है, सॉरी लेट हड़प्पन फेज है, जिसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसर कल्चर। ठीक है ना, जो कि एक ट्रांसफॉर्म हो गया रूरल वे ऑफ लाइफ में। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजन दिए गए हैं, लाइक क्लाइमेटिक चेंज एक रीजन इसके पीछे ये दिया गया है, डिफोरेस्टेशन दिया गया है, एक्सेसिव फ्लड दिया गया है, शिफ्टिंग एंड ड्राइंग अप ऑफ रिवर बताया गया है, ओवर यूज ऑफ लैंडस्केप बताया गया है। पर यहाँ पे कहना है कि इनमें से कोई एक रीजन अकेला इसके लिए मतलब पॉसिबिलिटी नहीं मतलब करता है कि एक रीजन के कारण जो है ऐसा हो गया होगा। बहुत सारे रीजन होंगे, और इनमें से भी सारे रीजन कहीं ना कहीं उतने अच्छे मतलब अभी तक हमें आंसर नहीं दे पाए हैं। दे डू नॉट एक्सप्लेन द कोलैप्स ऑफ द इंटायर सिविलाइजेशन। चलो मान लिया कि इनका कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा, पर ये क्लियरली नहीं बता रहे हमें अभी तक ना कि यही रीजन था पूरे सिविलाइजेशन के कोलैप्स होने का। अब यहाँ से बोला गया है कि जो स्ट्रॉन्ग यूनिफाइंग एलिमेंट थे हड़प्पा में, उनका खत्म हो जाना। मतलब कह सकते हो कि जो सेंट्रल अथॉरिटी होगा उस समय, जो रूलर होगा, उसका खत्म हो जाना, एक ये भी रीजन हो सकता है। पर ऐसे ऐसे तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। फिर यहाँ बोला गया है कि द सबकंटिनेंट वुड हैव टू वेट फॉर ओवर अ मिलेनियम फॉर न्यू सिटीज टू डेवलप इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट रीजन। और उसके बाद से लगभग 1 मिलियन ईयर, मतलब 1 मिलेनियम ईयर जो है टाइम लगा नए सिटी डेवलप होने के लिए अर्बन फेज में। तो इस तरह से मतलब कहना है कि जरूर कुछ ना कुछ पहुंचा था, मतलब खतरनाक चीज हुआ होगा। उसके वजह से जो एक पूरा अर्बन सेटिंग है एकदम रूरल में चेंज हो गया। और वहीं पे नहीं हुआ, कहीं और जाके हुआ, उसी प्लेस पे नहीं हुआ है। मतलब अगर आप देखोगे ना, तो अगर हड़प्पन यहाँ पे था, जो हड़प्पन जो था ना वो यहाँ पे था, मतलब मैच्योर वाला फेज। लेकिन जो लेट हड़प्पन हुआ देखो यहाँ पे आ गया, शिफ्ट कर गया यहाँ पे शिफ्ट कर गया, देख रहे हो, यहाँ पे शिफ्ट कर गया। तो ये कह सकते हो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक डिवास्टेटिंग फोर्स होगा। बहुत लोगों ने बैटल बैटल वगैरह भी बोला है, बहुत लोगों ने बोला है कि जो सेंट्रल अथॉरिटी था उसका लॉस हो जाना, उसको खत्म हो जाना उसका। फिर और बहुत सारे रीजन दिए गए हैं जो हमने यहाँ पे देखा ऑलरेडी। तो ये सब चीज़ें हैं। अब जो इन्वेजन वाला था वो रीजन दिया गया है बहुत सारे ऑथर के द्वारा, बहुत सारे हिस्टोरियन के द्वारा, कि बाहर के लोगों ने इन्वेड किया, सेंट्रल अथॉरिटी को मार दिया। और मार दिया तो फिर लोग जो हैं वो, लोगों को लूट लिया गया, लोगों को मार दिया गया। या फिर कह सकते हो कि लोगों ने फिर वहाँ से शिफ्ट हो गए, फ्लड वगैरह वगैरह के कारण, या फिर और कोई रीज़न होगा। तो बहुत सारे रीज़न दिए गए हैं, तो एक इन्वेजन थ्योरी भी उसमें एक है। अब यहाँ पे लाइक एक जॉन मार्शल जो है, उन्होंने एक बुक लिखा है मोहनजोदाड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन 1931। उसमें उन्होंने बोला है कि ऋग्वेदा में मेंशन किया गया है पुर के बारे में, उसका मतलब होता है फोर्ट और स्ट्रांग होल्ड। और फिर उसमें एक मेंशन किया गया गॉड का, जो आर्यन गॉड है, जिनका नाम है गॉड लॉर्ड इंद्रा। और उन इंद्रा को बोला गया है पुरमदर। पुरमदर का मतलब होता है फोर्ट डिस्ट्रॉयर। तो यहाँ से उन्होंने बोला कि हो सकता है कि ये पुरमदर ही एक आर्यन आर्यन पर्सन होगा, जिसने आकर सारे फोर्ट वगैरह को डिस्ट्रॉय कर दिए, किसका, ये हड़प्पन वाले का। और सब कुछ को डिस्ट्रॉय करके और ख़त्म कर दिया, लोगों को ही मार दिया। पर हमें अभी तक ऐसा बहुत ज़्यादा
मरा हुआ मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मरे हुए लोगों का वो डेड बॉडी नहीं मिला है। डेड बॉडी मतलब कह सकते हो आप कि वो बोन्स वगैरह उस तरह से नहीं मिले हैं लार्ज क्वांटिटी में, जिसे कहा जा सके कि बहुत लोगों को मारा गया है। पर एक थ्योरी है। फिर आरईएम व्हीलर का भी एक यहाँ पे थ्योरी है अपना। फिर जीएफ डेल्स का थ्योरी है उनका अपने बुक में। उन्होंने बताया कि केयरफुल री-एग्जामिनेशन ऑफ डेटा कैन समटाइम लीड टू अ रिवर्सल ऑफ अर्लियर इंटरप्रिटेशन। उन्होंने बताया है कि इंडिकेट दैट हड़प्पन्स आर द इंडिजिनस पीपल ऑफ दिस रीजन। तो उन्होंने बोला है कि जो इंडिजिनस पीपल है ना अभी भी जो हरियाणा वगैरह रीजन में, वो इंडिजिनस पीपल ही हैं, जो कि हड़प्पन टाइम पे भी वहीं पे थे वो लोग। तो उनके बोन्स वगैरह को सैंपल को लेकर मतलब उन्होंने एक अपना थ्योरी निकाला था साइंटिफिक डिस्कवरी के थ्रू, कह सकते हो। तो ये मतलब जेनेटिक थ्योरी था, जैसे कि यहाँ पे देख लो आप, अलग अलग स्केलेटन जो बनाए गए हैं उस समय के लोगों का और अभी के लोगों का, और दोनों का जो है ना 3D फेसियल फीचर के द्वारा दोनों को मतलब मिलाया गया। तो पता चला कि जो राखीगढ़ी जो हरियाणा में रीजन है, वहाँ के लोग जो हैं अभी भी जो हैं वो उनका डीएनए मैच करता है हड़प्पन रीजन के लोगों के डीएनए से और उनके मतलब फेस स्ट्रक्चर वगैरह से। तो ये इन्वेजन थ्योरी था मेनली, कह सकते हो उसका एविडेंस वगैरह। और हमारा टॉपिक है डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखो, मतलब इसमें बताया गया हमें कि आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, उन्होंने कैसे डिस्कवर किया हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन को। तो 1912 में हड़प्पा को जनरली फाउंड किया गया। मतलब कह सकते हो आप 1912 तक लोगों को पता ही नहीं था कि हमारे पास वर्ल्ड का वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करता है। मतलब आप ऐसे समझ लो कि हम मानते थे कि हमारा जो शुरू हुआ है ना एज वगैरह, वो वैदिक पीरियड से शुरू हुआ है। मतलब वैदिक पीरियड था, फिर हमारा महाजनपदास वगैरह आया, फिर मौर्यन वगैरह आया, ऐसे हम सोचते थे। उससे पहले कुछ था ही नहीं, हम लोग को ऐसा लगता था। लेकिन जब 1912 में लाकर हमें पता चला कि एक और सिविलाइजेशन है, तो लोग सब मतलब भौचक्का रह गए देख कर के, भाई ये क्या हो गया? मतलब कितना हमारा कितना भी ग्रेटेस्ट हिस्ट्री है। और उसके बावजूद हमें ये पता चला ना कि ये वो इतना ज़्यादा मैच्योर फेज़ था, मतलब वहाँ पे पूरा अर्बन फेज़ था। मतलब पूरा एकदम प्रीशियस चीज़ें वहाँ पे मिलते थे उस टाइम पे, और काफ़ी ज़्यादा मतलब ग्रेट इंजीनियरिंग वर्क था उस समय पे, तो लोग और शॉक हो गए। तो यही जानना है हमें कि लोगों को कैसे पता चला कि हमारे पास एक इतना बड़ा ये और इतना पुराना और इतना बढ़िया सिविलाइजेशन था उस समय में। यहाँ पे बोलते यहाँ एक टर्म है आर्कियोजेनेटिक्स। ये क्या होता है? स्टडी ऑफ डीएनए ऑफ एंशिएंट पॉपुलेशन, इसको बोलते हैं आर्कियोजेनेटिक्स। ठीक है, याद रख लेना इस टर्म को। तो पहला आपका हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर एक बार देख लो, मैं बता दे रहा हूँ आपको कहानी के रूप में। कनिंघम कन्फ्यूजन। कनिंघम जो था उसका एक कन्फ्यूजन था। अब बताओ कनिंघम कौन था? कनिंघम हमारे फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का था। तो कनिंघम का क्या कहना था? कनिंघम जो है उसने सारे चीज़ों को देखा था। किन चीज़ों को? जो हड़प्पा में मिल रहा था या फिर जो मोहनजोदाड़ो पे मिला था। लेकिन उन सब चीज़ों को वो पता कैसे देख रहा था कि ये मे बी बुद्धिस्ट के टाइम पर होगा या फिर मे बी ये मॉडर्न के टाइम पे होगा। मतलब वो उससे पीछे जा ही नहीं रहा था। उसको लग रहा था कि ये इसी पीरियड में होगा। और वो मेनली जो है वो चाइनीज़ जो पिलग्रिमेज थे, बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स थे, उनके अकाउंट को देखकर उन चीज़ों को, उन आर्टिफैक्ट्स वगैरह जो उनको मिलते थे हड़प्पन पीरियड वाले, उनको उसी से वो रिलेट करता था और उन्होंने उनसे जोड़ने की कोशिश करता था उस समय। लेकिन उनके पीरियड में कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि वो चीज़ों को समझ पाए कि ये बहुत पुराने समय की ये सब चीज़ें हैं। तो यही मेनली हड़प्पा मतलब कनिंघम का मेनली कन्फ्यूज़न था। अगर हम बात करें और साइट्स, माउंट्स एंड लेयर्स के बारे में, तो ये मेनली बताया गया कि साइट्स क्या था। साइट्स ऐसे जगह था जहाँ पे हम लोग प्रोडक्शन, यूज़ और एंड डिस्कार्डिंग ऑफ मटेरियल हमें मिलता था। साइट किसको बोलेंगे? जहाँ पे हमें कुछ वहाँ पे आर्टिफैक्ट्स वगैरह मिले, कुछ प्रोडक्शन का चीज़ मिले वहाँ पे, या फिर कुछ वेस्ट मटेरियल मिले हमें वहाँ पे, तो उसको बोलते हैं साइट मेनली। माउंड क्या होता है? माउंड क्या होता है कि जब लोग बहुत लंबे टाइम तक एक ही जगह पे रहने लगते हैं, ठीक है ना? और जब वहाँ पे उन्हीं का कुछ सामान, कुछ उन्हीं का आर्टिफैक्ट, कुछ उन्हीं का डेब्रिस वगैरह में मिलता है, तो माउंड के फॉर्म में मिलता है। मतलब एक ऐसे मिलता है, इस फॉर्म में मिलता है हमें, तो उसको माउंड जनरली बोलते हैं हम लोग, डेब्रिस को। यहाँ पे मान लो कुछ उन्हीं का सामान वगैरह, आर्टिफैक्ट्स वगैरह इसमें दबा पड़ा होगा इस टाइप से, तो माउंड हो गया। एक होता है लेयर। लेयर क्या होता है कि मान लो कि एक पहले यहाँ पे लोग रहते थे, ठीक है? रहते थे लोग, ये मान लो ज़मीन है, तो यहाँ पे उनका सामान में भी नीचे दब गया, फिर इसके ऊपर जो है वो मिट्टी वगैरह आ गया, फिर इसके बाद जो ऊपर में लोग रहने लगे, फिर उन पे मिट्टी आ गया, फिर ऊपर लोग रहने लगे, तो एक ये लेयर बन गया, ठीक है?
उसको वैसे समझ लो। देखो यहाँ पे सामान वामान था, फिर मिट्टी उट्टी आ गया यहाँ पे बहुत लंबे टाइम तक, फिर यहाँ पे लोग रहने लगे, तो फिर इनका भी सामान यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ सामान आ जाएगा, लोग रहेंगे यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे मिट्टी आ गया, फिर सामान आ गया, तो एक लेयर बन गया। तो अगर आप एक्सकेवेट करते हो वर्टिकली, तो समझ में आपको आएगा कि यार बहुत सारे लंबे टाइम तक लोग यहाँ पे रह चुके हैं, जो अलग अलग पीरियड के लोग हैं, ठीक है ना। तो ये होता है जनरल लेयर, इसको बोलते हैं हम लोग स्टेराइल लेयर। अब देखो, अब यहाँ पे बोलता है कि हड़प्पा का जो सील है, एक सील फर्स्ट मिला था किसको? दयाराम साहनी को। और जब दयाराम साहनी को मिला, कब? 20वीं सेंचुरी में, 1912 में, तब जाकर लोगों को पता चला कि हमारे पास एक पुराना सिविलाइजेशन है जो एग्जिस्ट करता है बहुत लंबे टाइम पहले से। और यहाँ पे फिर एक आर डी बैनर्जी जो है, उनको मिला कहाँ से? कुछ सील मिले कहाँ पर? मोहनजोदाड़ो में। तो मोहनजोदाड़ो का फाउंडर थे आपके आर डी बैनर्जी, और दयाराम साहनी किसके थे? हड़प्पा का। तो ये दोनों नाम याद रखना। फिर बोला गया कि 1924 में लाकर जब जॉन मार्शल जो है वो बने डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई इंडिया के, तब उन्होंने अनाउंस किया कि इंडिया में एक नया सिविलाइजेशन पहले से एग्जिस्ट करता था, जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें और इंपॉर्टेंट है कि मार्शल टेंडेड टू एक्सकेवेट अलोंग रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट। मैंने क्या बोला कि ये चीज़ें जो है लेयर में एग्जिस्ट करते होंगे, लेकिन मार्शल ने क्या किया कि चीज़ों को हॉरिजॉन्टली जो है वो एक्सकेवेट शुरू करना कर दिया। हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे, ये ऐसे करो, यहाँ पे देखो क्या है, फिर आगे बढ़ो, देखो क्या है, आगे बढ़ो। इसके कारण क्या हो गया ना कि जो नीचे चीज़ें वहाँ दबी रह गई, या फिर वो चीज़ें जो है वो बहुत खराब हो गई। मतलब आप कोई यहाँ साइन किया, कोई यहाँ किया, कोई यहाँ किया, लगातार हॉरिजॉन्टली करने का एक अलग मेथड होता है। तो वो उन्होंने नहीं किया, सॉरी वर्टिकली नहीं किया उन्होंने हॉरिजॉन्टली किया। जिससे क्या हो गया कि उन्होंने इग्नोर कर दिया स्ट्रेटजिग्राफी ऑफ द साइट। स्ट्रेटजिग्राफी को उन्होंने इग्नोर कर दिया, वो लेयर को उन्होंने इग्नोर कर दिया, आप कह सकते हो। एज अ रिजल्ट, valuable information about the context of these finds was irretrievably lost। irretrievably lost मतलब वो खत्म हो गया, और उसको हम लोग कभी रिकवर भी नहीं कर सकते हैं। अब एक ऐसा लॉस है जो कि इरिकवरेबल है। तो उन्होंने जो है उनके हॉरिजॉन्टल फाइंडिंग्स के कारण हमारा जो है वो इरिकवरेबल लॉस हो गया, आप ऐसा समझ लो। अब नेक्स्ट यहाँ पे है न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस। तो जब फिर REM व्हीलर आए, तो उन्होंने बताया कि हमें जो है वो यूनिफॉर्मली हॉरिजॉन्टली तो कर रहे हैं, पर हमें वर्टिकली भी करना चाहिए, एक्सकैवेट वगैरह। फिर बाद में जो है साइट्स वगैरह को वर्टिकली भी एक्सकैवेट किया गया। फिर बताया गया कि जो हमारे अभी मेजर नोन साइट्स है वो तो पाकिस्तान में चले गए हैं, इसलिए हमें जॉइंट एक्सकैवेशन करना पड़ा व्हेन आवर कंट्री गेट इंडिपेंडेंट, और जब पार्टीशन हो गया उसके बाद। फिर जो इंडियन मेन साइट्स जो हमारे पास रह गए, वो रह गए कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी, धोलावीरा। धोलावीरा जो है मोस्ट रिसेंट है, यानी कि बाद में इसको फाइंड किया गया था कि धोलावीरा भी एक साइट था हड़प्पन का ही। तो इस तरह से हम लोग इस चैप्टर को मेनली फिनिश करते हैं यहाँ पे, न्यू टेक्निक वाला मेथड पे। लास्ट में आपका प्रॉब्लम्स है, जो कि पीसिंग टुगेदर द पास्ट। प्रॉब्लम क्या है? पास्ट को जोड़ने के लिए साथ में, तो उसके बारे में बात किया, जो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कम्पिटेटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, पर बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। लाइक यहाँ पे बोला गया कि जो मटेरियल एविडेंस हमें मिलते थे उस समय पे, लाइक पॉटरी हो गया, टूल्स हो गया, ऑर्नामेंट्स हो गया, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स हो गया, तो वो जो है ना वो चीज़ें उस समय के थे, और उनके थ्रू ही पता चलता है हमें कि कैसे हम लोग समझ सकते हैं कि उस समय पे क्या पॉटरी सिस्टम था, क्या सोशल लाइफ था, क्या पॉलिटिकल लाइफ था, क्या मतलब कह सकते हो कल्चरल लाइफ था, कैसे समझते हैं हम लोग उनकी इन ऑब्जेक्ट के थ्रू ही, इन आर्टिफैक्ट्स के थ्रू ही। So, valuable artifacts that are found intact were either lost in the past or hoarded and never retrieved। लेकिन इसके बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें जब पता नहीं था कि ये क्या चीज़ है, तो लोग उससे या तो उठा कर अपने घर ले गए, या फिर लोगों ने क्या किया कि उन आर्टिफैक्ट्स वगैरह को किसी को बेच दिया, या फिर वहाँ से उठाकर कहीं और ले गए। तो सब लॉस हो गया हमारा, क्योंकि हमने बहुत लंबे टाइम तक उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो चलो 1912 में अभी लाकर लोगों ने ध्यान देना शुरू किया कि ये इतना पास्ट का चीज़ है, उससे पहले किसी ने ध्यान भी नहीं दिया इसके ऊपर। अब यहाँ पे बताया गया कि कैसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं मटेरियल को, लाइक इन टर्म्स ऑफ देयर फंक्शन और इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, किस चीज़ से बना हुआ है, स्टोन से बना हुआ है, क्ले से बना हुआ है, मेटल से बना हुआ है, बोन से बना हुआ है, आइवरी से बना हुआ है। एक ये हो गया आर्टिफैक्ट को हम लोग ऐसे करते हैं आइडेंटिफाई, या फिर किस उसका फंक्शन क्या था। लाइक एज अ टूल उसको यूज़ करते थे हम लोग, या ऐसे उसको यूज़ करते थे एज अ ऑर्नामेंट, फिर या फिर दोनों को बोथ यूज़ करते थे, ऑर्नामेंट भी और टूल भी।
फिर बताया गया है कि प्रेजेंट डे से वो कैसे रिजेंबल करता है, उसके थ्रू हम लोग समझते हैं। लाइक बेड्स की तरह दिखता है, क्वेंट की तरह दिखता है, फिर स्टोन ब्लेड की तरह दिखता है वो, या फिर पॉट की तरह दिखता है, ठीक है। या फिर इन द कंटेक्स्ट इन विच इट वाज फाउंड, कहाँ पे पाया गया था वो, घर में पाया गया, ड्रेन में पाया गया, ग्रेव में पाया गया, या फिर भट्टी में पाया गया। तो इससे हम लोग समझते हैं, मतलब इससे हम लोग क्लासीफाई करते हैं आर्टिफैक्ट्स को अलग अलग फंक्शन के थ्रू। फिर बताया गया कॉटन के बारे में कि कॉटन का जो ट्रेस है वो कहाँ मिला था, हड़प्पन साइट में मिला था हम लोग को। तो ये कि मतलब इनडायरेक्ट एविडेंस है जो बताता है कि वहाँ पे क्या बोलते हैं, कॉटन भी था। क्लोथिंग वगैरह भी लोग यूज़ करते थे, कॉटन कॉटन क्लोथिंग वगैरह लोग यूज़ करते थे उस समय पे। तो ये सारी चीज़ें मिली हैं जो हमें क्लासीफाई कर सकते हैं हम लोग फाइंड्स को या फिर आर्टिफैक्ट्स वगैरह को, या तो मटेरियल इन विच दे मेड अप ऑफ, और बाय विद द हेल्प ऑफ देयर फंक्शन, उसका फंक्शन क्या है उसके थ्रू। फिर एक टॉपिक और है प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। ये आपका मैंने समझो कि बताएगा आपको रिलीजन के बारे में कि हड़प्पा का क्या रिलीजन था, वो कैसे समझोगे आप इसी के थ्रू। कैसे, देखो हमें क्या मिला वहां पे, हमें मिला एक टेराकोटा फिगरीन ऑफ वुमेन जो कि हैवी ज्वेल थी, यानी क्या ज्वेलरी पहनी हुई थी। सम विथ एलेबोरेटेड हेड ड्रेसेस, बहुत लंबा सा हेड का ड्रेस था, ये देख लो आप, लंबा हेड का ड्रेस था इसका। बहुत सारे इसमें ज्वेलरी पहनी हुई है, देख रहे हो ज्वेलरी, बाप रे यहाँ तक ज्वेलरी लगा लटका पड़ा है। तो इससे लोगों ने क्या समझा कि मे बी ये मदर गॉडेस का है, और ये एक रिलीजियस पर्पज से बनाया गया, मतलब वहां पर रिलीजन का काफी यूज होता था उस समय, ऐसा उन्होंने मान लिया। फिर एक और आपका है, एक मिनट, नेक्स्ट जो हमारा एक आर्टिफैक्ट मिला या फिर एक सामान मिला, वो था स्टोन स्टैचू ऑफ मेन, एन ऑलमोस्ट स्टैंडर्डाइज पोस्चर सीटेड विथ वन हैंड ऑन द नी। तो एक ये पोस्टर था एक इंसान का, जिसका एक स्टैंडर्ड पोस्चर था, सीधा का पोर्शन था मतलब, और एक सीटेड था, मतलब बैठा हुआ था, अपना हाथ जो है अपने घुटनों के ऊपर रख के, ठीक है। उसको बोला गया प्रिस्ट किंग। जैसे अभी पहले देखा हमने कि टेराकोटा का जो फिगरिन था वीमेन का, जो ये फिगर है उसको बोला गया मदर गॉडेस, उसी तरह से जो ये स्टैचू है उसको बोला गया प्रिस्ट किंग, जो कि मेन का स्टैचू था, ठीक है। आगे हम लोग अगर बात करें तो हमें एक और मिला, लाइक कुछ जो चीज़ें मिली, लाइक ग्रेट बाथ मिली, फायर ऑल्टर मिला। तो उसको हम लोग रिलेट करते हैं किस चीज़ से, उसको रिलेट करते हैं हम लोग एक रिचुअल सिग्निफिकेंस से, ग्रेट बाथ को और फायर ऑल्टर वगैरह को भी। तो फायर ऑल्टर हमें मिला था कहाँ पे, लोथल में और कालीबंगन में। तो ये एक इंपॉर्टेंट ये मतलब पॉइंट है कि फायर ऑल्टर कहाँ कहाँ मिला था, मतलब यज्ञ का जो कुंड बोलते हैं, अग्नि कुंड, वो कहाँ कहाँ मिला था, कालीबंगन में और लोथल में। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। और ग्रेट बाथ तो कहाँ पे था, ये तुम्हारा मोहनजोदाड़ो में था। तो ये सब जो है वो कह सकते हो कि एक रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, मतलब रिलीजियस सिग्निफिकेंस को सिग्निफाई करते हैं। फिर है, जब लोगों ने कुछ सील्स को एग्जामिन किया तो उन्होंने पाया कि उसमें भी कुछ जो है वो रिचुअल सीन्स डिपिक्ट किए गए हैं। लाइक उसमें मतलब समझ लो आप ऐसे कि प्लांट मोटिव्स जो था उसको बताया गया कि इंडिकेट करता है नेचर वर्शिप को। प्लांट मोटिव यानी प्लांट का कोई फिगर बनाया हुआ होगा उसको बोल रहा है यहाँ पे। और कुछ एनिमल्स थे जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब स्पेशल एनिमल थे, लाइक यूनिकॉर्न था, उसको बोलते हैं लोग वन हॉर्न एनिमल जो बोलते हैं यूनिकॉर्न, वो भी डिपिक्ट किया गया था सील के ऊपर, ठीक है ना। देखो यहाँ पे लोगों ने क्या बोला कि जब उन्होंने सील्स सील्स को जब उन्होंने एग्जामिन किया, हाँ, तो जब उन्होंने सील्स का एग्जामिन किया तो उन्हें क्या मिला, उन्हें बहुत सारे उन्हें चीज़ें मिला। उसमें पहला क्या है कि कुछ प्लांट मोटिव थे, तो प्लांट मोटिव मिले, ठीक है। तो वो बताता है कि वो नेचर वर्शिप को सिग्निफाई करता है। कुछ एनिमल मिले इंपॉर्टेंट, लाइक यूनिकॉर्न, तो वो किसको करता है सिग्निफाई, वो करता है डिपिक्ट कुछ इंपॉर्टेंट और मिथिकल एनिमल, लाइक यूनिकॉर्न जो था वो मिथिकल था थोड़ा थोड़ा, और मतलब एक अच्छा खासा, क्योंकि देखो ऐसा एनिमल कहीं पाया नहीं जाता है नॉर्मली। तो बोला गया कि मे बी ये मिथिकल है तो मतलब रिचुअल कुछ सिग्निफिकेंस है इसका। फिर एक और मिला, सीटेड क्रॉस लेग्ड इन योगिक पोस्चर, एक फिगर था, मेल फिगर था जो कि बैठा हुआ था योगिक पोर्शन में क्रॉस लेग करके। तो उसको बोला गया प्रोटोसिवा, मतलब जो अभी के शिवा है उससे पुराने वाले शिवा बोल सकते हो उसको आप। और वो जो है वो सराउंड किया गया है कुछ एनिमल से, जैसे कि यहाँ पर ये वाला फिगर देखो, इसको बोला गया कि ये प्रोटोसिवा है, ठीक है। इसके चारों तरफ एनिमल बनाए हुए हैं।
देख रहे हो, ये चारों एनिमल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा एनिमल इसमें है? यहाँ पे राइनो है, ठीक है, यहाँ पे आपका मेरे ख्याल से ये बुफल्लो है, राइनो है, बुफल्लो है, ये आपका एलिफेंट है, और ये आपका टाइगर है। तो ये इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं जो कि इसके चारों तरफ थे। किसके? प्रोटोसिवा के चारों तरफ जो सील है, तो ये भी एक सील ही है, सोच समझ जाओ। फिर एक और एग्जांपल दिया गया आपका लिंगास का। बहुत सारे कोनिकल और कोनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट मिले हमारे हमें वहाँ पर, उसको दिया गया सिग्निफिकेंस लिंगास का, कि ये में भी ये लिंगास होंगे। जब के टाइम पे जो शिव का लिंग होते हैं ना, शिवलिंग, तो उसको सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट मतलब बताया गया उस समय के पीरियड में, जो पाया गया है हड़प्पन पीरियड में। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो कहीं न कहीं हमें बताता है कि उस समय काफ़ी ज़्यादा रिचुअल्स होते थे परफ़ॉर्म, और वो काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस बिलीफ पे मानते भी थे। हमें क्लियर पता नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा टेक्स्ट नहीं है जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं। जो टेक्स्ट मिला है वो भी अनडेसिफर्ड है, तो क्लियर तो नहीं है, पर ये इनडायरेक्टली सिग्निफिकेंट हैं और हमें सिग्निफाई करते हैं कि रिचुअल्स पर्पस के लिए, मतलब रिलीजियस बिलीफ था उस समय और लोग रिलीजन पे बिलीव करते थे उस समय पे। इसके बाद एक यहाँ पे मतलब कह सकते हो कि उसके अगेंस्ट में बात कही गई है कि रुद्रा जो थे, वो नाम है भगवान शिवा का। कब रुद्रा नाम दिया गया उनको? किसमें? वैदिक पीरियड में। तो जो वैदिक पीरियड के जो रुद्रा थे, वो काफ़ी अलग थे शिवा से, या फिर प्रोटो शिवा से, या फिर पुरानिक शिवा से। कैसे? तो बोलते हैं कि अनलाइक शिवा, रुद्रा जो थे ऋग्वेदा में, वो नाइदर पशुपति थे और ना ही वो योगी थे, ठीक है ना। तो रुद्रा रुद्रा एक स्मॉल गॉड थे। इन जब बात करेंगे हम लोग अगर वैदिक पीरियड का ना, तो वहाँ पे इंद्रा एक फेमस गॉड थे और बहुत बड़े गॉड थे इंद्रा। लेकिन जो ये थे रुद्रा जो थे, वो कोई ज़्यादा बड़ा गॉड नहीं थे। वो उन्हें पशुपति भी नहीं बोला गया है, उन्हें योगी भी नहीं बोला गया है। तो इनका कहना है कि जो प्रोटोशिवा हैं वो डिफरेंट थे रुद्रा से, ऐसा बोलना है, दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे कह सकते हो कि ये मतलब अपोजिट बात बोला गया है उससे, कि दोनों एक नहीं थे। खैर, अब यहाँ पे बोला जाता है कि जो वो पॉसिबली अ समन एज सम स्कॉलर्स हैव सजेस्टेड, किसके बारे में बोला गया है? जो प्रोटोसिवा उनके बारे में बोला गया कि प्रोटोसिवा जो है वो समन होंगे। समन क्या होता है? समन होता है अ मैन और वुमेन हैज़ मैजिकल पावर। तो जो वो फिगरिन था, कि वाला जो फिगरिन जो है, जहाँ पर एक आदमी है जो बैठा गया योगिक पोर्शन में, उसके चारों तरफ एनिमल वगैरह हैं, तो बोला गया कि वो एक समन होगा, मतलब एक आदमी या एक औरत होगा जिसके आसपास जो है वो मैजिकल पावर होता है, ऐसा लोगों ने अनुमान लगाया। यहाँ पे समन का डेफिनेशन लिखा गया है। यहाँ पे देखो आप लिंगास का बहुत सारे, लिंगास बोलो इसको, या फिर आप बोर्ड गेम वाला गेम्समैन बोलो, जो बोल सकते हो इसको बोलो, क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट ही डिसिफर नहीं हो पाया है हमारा, तो क्या मैं बोलूँ इसमें। तो इसको लोगों ने रिलीजियस पर्पज से लिंगास बोला, और जो नहीं मानते उन्होंने बोला कि ये गेम्समैन है। चेस बोर्ड का कह सकते हो आपकी वो गेम्स बोर्ड है। खैर, अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन हमारे अनआंसर्ड हैं हड़प्पन पीरियड में, इतने सारे चीज़ें पढ़ने के बाद भी। लाइक जो ग्रेट पाथ था उसका रिचुअल स्ट्रक्चर था, उसका क्या सिग्निफिकेंस था, रिचुअल था या नहीं था, उस समय लिटरेसी कितना स्प्रेड था, हड़प्पन में जो सीमेंट्रीज हैं उससे हमें कितना सोशल डिफरेंसेस का पता चलता है, को भी क्लियर नहीं है। जेंडर के बारे में क्वेश्चंस लाइक विमेन जो है वो पॉटरी बनाते थे या फिर सिर्फ वो पॉटरी को पेंट किया करते थे अब अभी की तरह, या फिर अदर क्राफ्ट पर्सन जो थे वो किस तरह के अपना मतलब जीवन बिताते थे, उनके बारे में कुछ नहीं बताया गया हमें। या फिर टेराकोटा फिगर जो फीमेल फिगर उसके बारे में नहीं बताया गया कि वो क्या कहना चाहता है, वो सच में मदर गॉडेस थी या नहीं थी। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना, जो सारे क्वेश्चन जो है ना वो अनआंसर्ड है हमारे पास अभी भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। पर जितना पता है वो हम लोगों ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ही समझा, चीज़ों को डायरेक्टली तो नहीं समझा, इनडायरेक्टली समझा है। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। इसके कुछ आपके मतलब टाइम पीरियड लिखे गए हैं, लाइक यहाँ पे आप देख लो लोअर पैलियोलिथिक कब था, मिडिल पैलियोलिथिक कब था, अपर पैलियोलिथिक कब था। मतलब ऐसा समझ लो आप कि 10,000 तक तो आपका मेनली जो था 2 मिलियन बीसी, या बीपी बोल लो आप, 2 मिलियन बीपी से लेके अभी तक, मतलब अभी बोल रहा हूँ मैं 10,000 तक आपका क्या था, वो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक पीरियड ही था, मतलब पाषाण युग ही था, ठीक है ना। और 6,000 पर आपका आ गया चालकोलिथिक, यानी कॉपर एज आ गया, और उसके बाद जो है
2600 बीसी में हड़प्पन सिविलाइजेशन आ गया, जो हम लोग बोलते हैं मैच्योर फेज बोलते हैं हम लोग जिसको हम लोग। तो 6000 से लेकर 2600 नहीं 1300 तक आपका हड़प्पन फेज आ गया। इसमें अर्ली, मिडिल मतलब मैच्योर और लेटेस्ट तीनों आता है। फिर 1000 बीसी में हमारा आ गया आयरन एज, और 400 बीसी में मतलब 600 से 400 बीसी तक अर्ली हिस्टोरिक पीरियड, जिसे हम बोलते हैं महाजन पदार्थ वगैरह बोलते हैं। तो ये सब मेनली दिया गया टाइमलाइन, याद कर लो। और एक बात के लिए सॉरी, 1921 में पाया गया था हड़प्पन सिविलाइजेशन दयाराम साहनी के द्वारा, 1912 में नहीं। मैंने गलती से 1912 बोल दिया हूँ मैं बीच बीच में, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। 1912 नहीं 1921 में पाया गया था हड़प्पा, 1922 में पाया गया है मोहनजोदाड़ो, मतलब खोजा गया है आर डी बर्मन के द्वारा मोहनजोदाड़ो और दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच।